लगभग कहा जाएगा वो इस सत्ता का यानी कि गोरी के द्वारा स्थापित सत्ता का प्रशासक बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब ये जो पहला आपको नाम दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा। मामलूक, मामलूक को बच्चों कहा जाता है गुलाम। मामलूक शब्द का मतलब होता है गुलाम, इसी को कहा जाता है बेटा दास। तो मामलूक, गुलाम और दास ये तीनों एक ही शब्द है, बस थोड़ा-थोड़ा भाषाओं का फर्क आ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आप जिसे गुलाम वंश कहते हो, स्लेव डायनेस्टी कहते हो, ठीक है, तो ये उनसे ताल्लुक करता है। ठीक है ना? चलो भाई, अब हम लोग शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक को लेकर। मैं बेटा ठीक हूँ, मैं बेटा ठीक हूँ। हाँ, यहीं से गुलाम वंश शुरू हो जाएगा बच्चे। ठीक है ना? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, बीच में आप पढ़ने पर डाउट होता है, आप हेल्प बिल्कुल कर दूँगा, बिल्कुल। प्रीति वो तो देखो हम बैठे हुए हैं इसीलिए। वैभव बेटा नमस्ते, गुड इवनिंग, सितांशु बेटा नमस्ते। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सल्तनत, अभी सबका मतलब अभिषेक रुक जाओ बेटा, अभी सारे शब्दों का मतलब आपको समझ में आ जाएगा जैसे-जैसे हम लोग टॉपिक के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है? तो अभी बहुत जल्दीबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, एक-एक करके करते चले जाते हैं। हाँ, ठीक है, तो हम लोग पता पता चल जाएगा दिल्ली सल्तनत क्यों नाम पड़ गया, इसको भी हम लोग पता कर लेंगे। चलो, तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को नमस्ते, प्रणाम। सभी लोगों को गुड इवनिंग, वेलकम, सबका स्वागत है। जिसका भी नाम मैं नहीं बोल पाया, सभी लोगों के लिए। जिनका मैं बोल पाया उनको भी नमस्ते, जिनका नहीं बोल पाया उनको भी नमस्ते। ठीक है? चलो बच्चों, हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया था कि दिल्ली सल्तनत पर आपको 5 अलग-अलग राजवंश दिखाई पड़ेंगे। 5 अलग-अलग राजवंश दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना? अब इन 5 राजवंशों को और उनके क्षेत्र के विस्तार को हम लोग इन नक्शों से जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा मैप, इससे समझने का प्रयास करते हैं। अब देखो भाई, अगर देखा जाए, गौर किया जाए, तो ये जो आपको पहला नक्शा दिखाई पड़ रहा है, ये मामलूक वंश का है। मामलूक का मतलब गुलाम वंश हो जाता है। गुलाम वंश का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन वाला दौर आपको दिखाई पड़ेगा। फिर इसके बाद अब देखिए, अभी ये पाकिस्तान सिंध का इलाका लेते हुए अगर आप देखोगे, तो वहाँ से लेकर ये बंगाल प्रांत तक आपको दिखाई पड़ रहा है। जब खिलजी वंश आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा, तो अब आप देखिए इधर के जो इलाके छूट रहे थे, उन सब पर आप देखोगे तो अलाउद्दीन के द्वारा वो सिंध का इलाका तो पहले से ही कब्जे में था। वो गुजरात, राजपूताना, मध्य प्रांत जिसे मध्य प्रदेश वगैरह कहा जाता है, गंगा घाटी का भी इलाका आप देख सकते हो काफी हद तक। और अलाउद्दीन के ही शासनकाल के अंतिम दिनों में अगर आप देखोगे तो ये इलाका बढ़ते यहाँ तक चला आ जाएगा। जैसे तुगलक वंश के शुरुआत दौर की अगर बात करें, गाजी मलिक की अगर बात करें, तो ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा साम्राज्य जो कि आपको तुगलक लोगों का दिखाई पड़ेगा। एक मजेदार बात है कि तुगलक वंश का स्टेट एक्सपेंशन सबसे बड़ा है। तुगलक वंश का स्टेट एक्सपेंशन सबसे बड़ा है। ये थोड़ा सा सरप्राइज करने वाली बात है, लेकिन तुगलक वंश के ही जमाने में इतना बड़ा साम्राज्य एक समय सिकुड़कर दिल्ली के इतने बड़े क्षेत्र में रह जाएगा। क्यों, कैसे, उसकी चर्चा भी हम लोग करते चलेंगे। सैयद लोगों का बहुत ज्यादा मध्यकालीन इतिहास में योगदान नहीं है। फिर इसके बाद आपका जो पांचवा वंश है, जिसे लोधी कहा जाएगा, तो आप देखो लोधी वंश का आते आते साम्राज्य जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जा रहा है, वो सिकुड़ करके वो भारत का दिल्ली और गंगा घाटी का थोड़ा बहुत इलाका वगैरह मिला लिया जाए, कुछ पंजाब का इलाका मिला लिया जाए, तो वहां तक आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये अलग अलग समय काल में दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश बेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शबनम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो अब आपको दिखाई पड़ेगा दिल्ली सल्तनत का ये वो दौर है जब आपको साम्राज्य का विस्तार, साम्राज्य की ताकत सबसे बड़ी दिखाई पड़ेगी और फिर वो सिमटती और सिकुड़ती चली जाएगी। ठीक, चलो भाई, तो मैंने अभी आपसे कहा मध्यकाल की शुरुआत भारत में होगी दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के साथ में। नए प्रकार के लोग, नए प्रकार का धर्म, नए प्रकार की संस्कृति, नए प्रकार की वास्तुकला, यानी हर प्रकार से आप परिवर्तन देखेंगे। अभी तक अगर हम लोग देखें दिल्ली सल्तनत के पहले तक, तो भारत के बड़े इलाके में वो भगवान शिव के उपासक, भगवान विष्णु के उपासक, माता दुर्गा के उपासक, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लोग। लेकिन यहाँ से अगर आप गौर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम रिलीजन और आर्किटेक्चर में वो गुम्मद का, वो मेहराब जैसी चीजों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। वो गुम्मद और मेहराब को लेकर परेशान मत होइएगा, वो जब आर्ट एंड आर्किटेक्चर की हम लोग क्लास करेंगे तो वहां पर आपको इसके बारे में बताएंगे। कुछ लोगों को पढ़ा चुका हूं, कुछ लोगों को आगे चलकर पढ़ाऊंगा। मुगल वंश इसमें नहीं होगा, मुगल वंश इसमें हो ही नहीं सकता बेटा निशी। मुगल वंश तो मुगल वंश है ना, हम लोग तो बात दिल्ली सल्तनत की कर रहे हैं, तो मुगल वंश तो बिल्कुल नहीं होगा इसमें। ठीक, चलो भाई, और इस दिल्ली सल्तनत पर जिसका समय काल मैं एक बार फिर से आप लोगों को लिख दूं, तो 1206 से लेकर 1526 तक का होगा। इस पूरे टर्म को अगर देखा जाए तो ये 320 वर्षों का समय हो जाएगा। और 320 वर्षों के इस समय काल में 5 अलग अलग राजवंश आपको दिखाई पड़ेंगे, जिनको अगर बारी बारी से देखा जाए तो देखो स्लेव डायनेस्टी, जिसको गुलाम वंश कहा जाता है, जिसे मामलूक वंश कहा जाता है, जिसे दास भी कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? तो इनको इस अलग-अलग नामों से जाना जाएगा। तो गुलाम वंश के समय काल की अगर बात करता हूँ, तो इनका समय काल देख लीजिए। वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी पता चल जाए कि किस राजवंश ने कितने समय तक रूल किया है। तो देखो स्लेव डायनेस्टी यानी मामलूक वंश का शासनकाल होगा बेटा 84 वर्ष, 84 ईयर्स, 84 वर्ष बाय ईएआरएस, 84 ईयर्स। इसके बाद खिलजी वंश होगा और खिलजी वंश का समय काल आप देखिएगा सबसे छोटा है 30 ईयर्स का, 30 वर्षों का खिलजी वंश। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और ताकतवर खिलजी वंश है। सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार खिलजियों में दिखाई पड़ेगा। तो बहुत कुछ आपको खिलजियों में दिखाई पड़ेगा। तुगलक की अगर बात करेंगे बच्चों, तो तुगलक को आप देखिए तो ये हो जाता है बच्चों 96 वर्षों का। सबसे लंबा शासनकाल तुगलकों का है, 96 ईयर का आपको दिखाई पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपका सैयद, अगर छोटे राजवंश की बात करें तो एक और छोटा राजवंश आपको दिखाई पड़ेगा। वो एक अलग बात है कि इसका शासनकाल कुछ 36 साल का आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, 94 होगा बेटा कि 96 होगा? राहुल जरा एक बार तुगलक का फिर से जोड़ घटाकर बता दो, तो उसको मैं अगर 400 1420 मान लूं और 4 घटा 96 होगा बेटा, 94 ही होगा। 94, चलो 94 कर लेते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो मेरी मैथ कमजोर है, मेरी मैथ कमजोर है, तो आप कहोगे तो मैं मान लूंगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हाँ, मेरी मैथ कमजोर है, तो आप सभी लोगों ने बहुमत के साथ कहा भाई 94 वर्ष, तो 94 वर्ष है। ठीक, मैं मान लूंगा इस बात को। चलो भाई, फिर इसके बाद लोधी वंश आपको दिखाई पड़ेगा बच्चों। तो लोधी वंश की अगर मैं बात करता हूं, तो देखो ये 50 और 26 76 साल, 76 ईयर का दौर आपको दिखाई पड़ेगा।
हाँ, तो आपको दिखाई पड़ेगा। अब आप देखो, यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस वंश ने कितने वर्षों के लिए शासन किया है। सबसे लंबा कौन आपको शासनकाल दिखाई पड़ेगा, सबसे छोटा कौन दिखाई पड़ेगा। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले वंशों को उनके शासन के वर्षों के हिसाब से लगा दीजिए, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा, या उसको घटते क्रम में लगा दो, सबसे बड़े के बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा और सबसे छोटा। तो यहाँ से आपको सभी बातें पता चल जाएगी, है कि नहीं? आप बड़े से छोटे क्रम की ओर जा सकते हैं, छोटे से बड़े क्रम की ओर आ सकते हैं। अब हम लोग बारी-बारी से इस वंश को पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे बच्चों गुलाम वंश से। गुलाम वंश को बच्चों मामलूक वंश के तौर पर भी जाना जाता है और मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी की अगर प्रसिद्ध लड़ाइयों को याद करें, तो मोहम्मद गोरी की कुछ 4 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई हैं। एक तो गुजरात की लड़ाई हुई थी, जो कि कयादरा के मैदान में हुई थी, याद होगा, जहाँ पर नायिका देवी और उनके बेटे भीमदेव द्वितीय ने पराजित करके भगा दिया था, तो वो तो हार गए। तराइन का पहली लड़ाई जो कि पृथ्वीराज चौहान से होगा, उसमें भी हार जाएगा। तराइन का दूसरा युद्ध जो कि पृथ्वीराज चौहान से होगा, वहाँ धोखा देकर, बेईमानी कर कर गोरी जीत जाएगा और जीत करके फिर वो एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेगा। और जब वो इस इलाके पर कब्जा करेगा, तो अपने एक गुलाम, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक कहा जाता है, उसे भारत का प्रशासक नियुक्त कर देगा कि तुम भाई अब भारत के प्रशासक बन गए। और भारत का प्रशासक बनकर ये कुतुबुद्दीन सत्ता को संचालित करेगा। फिर 1194 चंदावार का युद्ध है। इस लड़ाई में जयचंद्र मारा जाएगा। देखो, इन चारों लड़ाइयों का नाम मैंने किस लिए लिया? आप में से कोई बता सकता है कि मैंने गोरी के चारों लड़ाइयों का उल्लेख किस लिए किया था? मैंने गोरी के चारों लड़ाइयों का उल्लेख किस लिए किया? कोई बता सकता है? एक छोटी सी लाइन में जल्दी से बता दीजिएगा कि मैंने गोरी के, तो ध्यान रखिएगा, इन चारों लड़ाइयों में कुतुबुद्दीन ऐबक भी शामिल है। इनमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी शामिल है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक भी शामिल है इन चारों लड़ाइयों में, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। ठीक है? और कुतुबुद्दीन एक ऐबक जनजाति, ऐबक नाम की एक तुर्क जनजाति का लड़का है। ऐबक नाम की एक तुर्क जनजाति का लड़का आपको दिखाई पड़ेगा। नहीं, ठीक है। ऐबक नाम की तुर्क जनजाति से बिलॉन्ग करता है, जिस पर कभी मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था, जिस पर कभी मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। मंगोल ऐबक को अपने साथ गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे और एक बाजार हुआ करती थी जिसका पुराना नाम नैशापुर हुआ करता था, जो कि एक ईरान की बाजार थी, वहां पर ऐबक को बेच दिया जाएगा। ठीक है? गोरी की मृत्यु के समय ऐबक बेटा होगा मुल्तान में, नहीं मुल्तान नहीं, लाहौर में होगा बेटा वो। ठीक है, वो लाहौर में होगा। चलो, तो मंगोलों ने इसे नैशापुर की बाजार में बेच दिया। नैशापुर की बाजार में ऐबक नाम के, यानी कुतुबुद्दीन नाम के इस लड़के को एक संत ने खरीदा, एक मौलवी ने खरीदा, जिनका नाम काजी फखरुद्दीन हुआ करता था। तो काजी फखरुद्दीन ने इनको खरीदा और ले जाकर मोहम्मद गोरी को बेच दिया। और ऐबक ने समय के साथ बड़े छोटे पद के साथ अपनी शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही वो गोरी की नजरों में आ गया और अपनी योग्यता को साबित करता हुआ ऐबक गोरी के विश्वास पात्र लोगों में से एक हो गया। और इतना विश्वास पात्र हो गया, इतना विश्वास पात्र हो गया कि जब ऐबक ने हिंदुस्तान भारत को जीता, तो भारत का प्रशासक जो है, पहले इंसान बाजार में आज भी होता है निशी, आज भी जिसे आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से जानते हो ना अंग्रेजी में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वो एक प्रकार की इंसान की बाजार वाला, इंसान का ही बेचने वाला काम होता है, आज भी होता है। ठीक है? वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, तो इसलिए वो चोरी छिपे होता है। एक जमाने में राजा कानून बना देता था, राजा ने कानून बना दिया, भैया बेच सकते हो तो बेच लो। हाँ, पहले लीगल हो जाया करता था। मध्य एशिया में आज भी लीगल है बेटा, सेंट्रल एशिया में, उधर सीरिया, ईरान, इराक, वहां पर आज भी लीगल है। मानव की खरीद फरोख्त वहां पर आज भी चलती है, लीगल है, कोई वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, चलो खैर, अब हम लोग वर्तमान समय की बात करें, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए, तो वर्तमान का मतलब ऐबक के समय में। क्या बच्चों ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है? क्या बच्चों ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम है? नहीं है ना? नहीं है बेटा, मेरी ओर से बिल्कुल सही चल रहा है बच्चे, मेरी ओर से बिल्कुल सही चल रहा है। इट शुड बी पॉसिबल कि आपके नेटवर्क का कोई इश्यू हो, तो एक बार रिफ्रेश कर लो या रिजॉइन कर लो। ठीक है? रिफ्रेश कर लो या रिजॉइन कर लो बेटा। ठीक? चलो, अब हम लोग वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। तो काज़ी फखरुद्दीन के पास से ये लड़का, जिसे कुतुबुद्दीन कहा जा रहा है, ये गोरी के पास चला गया और गोरी के पास जाते-जाते ये एक बहुत ही काबिल अधिकारी के तौर पर बनता चला गया और इसे मौका मिल जाएगा भारत का प्रशासक बनने का। फिर आपको याद होगा, जब मैं आप लोगों को मोहम्मद गोरी पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था 1206 में अपने गोर प्रांत की ओर वापस जाते समय दम्यक नामक जगह पर गोरी को कुछ हिंदू और शिया संप्रदाय के द्वारा घेर करके उसको मार दिया जाएगा। और जब उसको मार दिया जाएगा, तो उसके जो गुलाम हैं, वो अलग-अलग जगहों के अधिकारी बन जाएंगे। जैसे कुतुबुद्दीन भारत का प्रशासक था, तो भारत उसके पास आ जाएगा। हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो कि उस जमाने का भारत है, आज का नहीं। ठीक है? आजकल वाला भारत मत समझ जाइएगा। चलो भाई, तो उस जमाने के भारत की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कुतुबुद्दीन भारत का प्रशासक बन जाएगा और भारत का प्रशासक, देखिए मोहम्मद गोरी का कोई अपना बेटा तो था नहीं, तो मोहम्मद गोरी का जो भतीजा है जिसका नाम गयासुद्दीन होगा, वो तो गोर के इलाके का शासक बन जाएगा, वो तो गोर के इलाके का शासक बन जाएगा। ये जो आपका भारत का इलाका, जिसमें लाहौर, मुल्तान की बात करें, जिसमें आजकल का पाकिस्तान का इलाका भी शामिल करा दो आप, उन सबको लेते हुए ये अपने आप को एक प्रकार से स्वतंत्र सत्ता या राजा की तरह से बन जाएगा। लेकिन ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं करेगा। याद रखिएगा, गोरी पूरे सॉरी ऐबक पूरे जीवन काल में कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करता है, बल्कि ये अपने आप को मलिक कहता है या सिपह सालार कहता है। ये अपने आप को मलिक कहता है या सिपह सालार कहता है। मैं दोनों शब्द का मतलब बता देता हूं आपको। मलिक का मतलब होता है बेटा गवर्नर, मलिक का मतलब होता है प्रांतपति, प्रांतपति जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गवर्नर। तो ये आपका बन जाएगा गवर्नर। ठीक है? तो मलिक का मतलब है गवर्नर। आज भी आप देखोगे तो पाकिस्तान में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने नाम के आगे मलिक शब्द का प्रयोग करते हैं, आज भी करते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को याद करूं, तो पाकिस्तान में एक जमाने में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के एक बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था सलीम मलिक। सलीम मलिक, मलिक कोई जाति नहीं है, मलिक वो लोग हुआ करते थे। हाँ, शुएब मलिक, बिल्कुल सही कहा। मलिक वो लोग हुआ करते थे जो कि गवर्नर होते थे। मलिक का मतलब होता है गवर्नर। ठीक है? मलिक का मतलब होता है गवर्नर। अब आता है सिपह सालार। सिपह सालार का मतलब होता है बेटा आर्मी कमांडर। इसका मतलब होता है आर्मी कमांडर। ठीक है? इसका मतलब होता है सेनापति। तो इसने क्या बोला, ऐबक ने अपने आप को क्या बोला कि मैं भारत के उस हिस्से का जिसका मालिक मोहम्मद गोरी हुआ करता था, जो मेरा मास्टर, मेरा किंग हुआ करता था,
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, यस। जिसका अधिकारी जो है, मेरा मालिक हुआ करता था, जिसका नाम मोहम्मद गोरी था। तो मैं आज भी अपने मालिक का गुलाम हूँ और मेरे मालिक के द्वारा दिए गए प्रांतों को मैं देखभाल कर रहा हूँ। तो मैं एक प्रकार से मलिक यानी कि गवर्नर हूँ और इस पूरे प्रांत को, इस पूरे स्टेट को देखने के लिए जो आपको सेना चाहिए, जो आर्मी चाहिए, तो जो मुझे आर्मी दी गई है, मैं उसका आर्मी कमांडर हूँ। ये कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं करता है। हाँ बेटा, बहुत सारे मलिक, मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, अरमान मलिक, अन्नू मलिक, बहुत सारे मलिक, ठीक है ना? इनके पूर्वज कभी ना कभी वो इस प्रकार के प्रांतपति रहे होंगे। तो मलिक, 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 मलिक शब्द बनता चला गया। ठीक है? चलो भाई। आप कल बोले थे कि 7 बजे एमसीक्यू हुआ था बेटा, 7 बजे क्लास हुई थी रोमा, 7 बजे क्लास हुई थी और क्लास के बहुत सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। क्लास हुई थी, क्लास में बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया था, ठीक है? हाँ, अब देखो, अब हम लोग याद करते हैं ऐबक को, तो देखो अगर आपको याद करें, तो ऐबक को आपको उसकी लड़ाइयों को नहीं याद करना है, ना तो अब आपको याद करना है कि मतलब अगर टाइटल को लेकर देखा जाए, तो ऐबक की बहुत सारी टाइटल हैं। वो बेटा इसी पर हुई थी, जिस क्लास को आप कर रहे हो उसी क्लास के ठीक बाद हुई थी ना, ठीक है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, ठीक है? आप लोगों के पास वो रिकॉर्ड फॉर्म में क्लास मिल जाएगी बच्चे, उसको आप लोग रिकॉर्ड फॉर्म में देख लीजिएगा। अब क्लास की बात छोड़िए, अब आज की बात करिए, ठीक है? फिर से एक बार गाना सुना दूँ? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। चलो भाई। तो ऐबक की बहुत सारी उपाधियाँ हैं, उनमें से एक उपाधि है बच्चे कुरान ख्वां। कुरान ख्वां शब्द का मतलब होता है कुरान को तरीके से पढ़ने वाला। आज नहीं है बच्चों, आज नहीं। कुरान को तरीके से पढ़ने वाला, ठीक है? अब देखो ये टाइटल जो कुरान ख्वां की मिली है, ये टाइटल दिया गया था काज़ी फ़खरुद्दीन के द्वारा। काज़ी फ़खरुद्दीन के द्वारा इस टाइटल को दिया गया था, ठीक है? ये काज़ी फ़खरुद्दीन वही आदमी है जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहली बार खरीदा था, ठीक है? फिर उसके बाद उसे टाइटल दिया जाता है लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है बहुत सारा पैसों का दान करने वाला, बहुत सारा पैसों का दान करने वाला। द ग्रेट डोनेटर लिखा हुआ है, ठीक है? लिखा हुआ है बच्चों, ये देखो लिखा हुआ है। ठीक, लिखा हुआ है। ठीक है, कुरान ख्वां का मतलब कुरान को तरीके से पढ़ने वाला। अच्छा एक बात और बता दो भाई, एक बार और बताओ कि कुरान किस भाषा में लिखा हुआ है? ये उपाधि दिया था बच्चों काज़ी, नहीं पूछा जाएगा निशी, ये उपाधि किसने दिया ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, परेशान मत होना। हाँ, परेशान मत होना, ये उपाधि किसने दिया? ये तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कुरान जो लिखी गई थी बच्चों, याद रखिएगा कुरान अरबी भाषा में लिखी गई है। कुरान की भाषा अरबी है, अरबिक लैंग्वेज। याद रखिएगा, कुरान की भाषा अरबी है, अरबी, अरबिक, ठीक है ना? पर्शियन, टर्किश ये सब नहीं है, अरबी भाषा में। ठीक है? और लाख बख्श जैसी टाइटल जो है, उसको तो उसकी जनता ने दिया था जब उसने डोनेशन का काम किया हुआ था। ठीक, चलो भाई। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है। पील का मतलब होता है हाथी, हाथियों का दान करने वाला। उसे शल भी कहा जाता है। शल उस व्यक्ति को कहा जाता है बच्चों जिसका अंगूठा कटा होता है। जैसे कि आप बताएँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक को पहले किसने खरीदा? ये भी गुलाम तो कैसे याद करें? मत करो, मैंने कहाँ बोला बेटा? विश्वजीत बिल्कुल मत याद करो कि पहले काज़ी फ़खरुद्दीन ने खरीदा, ठीक है? ये सब बिल्कुल मत याद करो। आप बस इतना याद करो कि कुतुबुद्दीन मोहम्मद गोरी का गुलाम था, बस। आप इतना याद करो, इससे ज़्यादा मत याद करो। मैं तो देखो बेटा आप लोगों को स्टोरी इसलिए सुनाता चलता हूँ, मैं आप लोगों को अब 12-14 बातें इसलिए ज़्यादा बताता चलता हूँ ताकि वो जब आप लोग क्लास को दोबारा से रिवाइज़ करिएगा, तो वो बातें आपके दिमाग में रहें, ठीक है? बस उसके लिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ याद करो आप। ठीक, चलो भाई। फिर मैंने अभी आपसे कहा कि हम लोग ऐबक की लड़ाइयों को याद नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ऐबक को याद करेंगे आर्किटेक्चरल सेक्टर में, उसके द्वारा बनवाई गई इमारतों के लिए उसको याद किया जाएगा। तो ऐबक के द्वारा इस्लामी शैली में ऐबक के द्वारा इस्लामी शैली में ऐबक के द्वारा इस्लामी शैली में, इस्लामी आर्ट में जो पहली मस्जिद बनवाई गई, जिसे आप भारत की पहली मस्जिद कह सकते हैं, वो है का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, वो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये दिल्ली में बनवाया गया है और दिल्ली में इस मस्जिद को बनवाया गया तो कई सारे मंदिरों को, करीब 27 हिंदू और जैन मंदिरों को, ठीक है, 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके बनवाने का काम किया गया है। ठीक, तोड़ करके बनवाने का काम किया गया है। तो याद रखिएगा भारत की पहली मस्जिद जो कि इस्लामी वास्तुकला, फर्स्ट मॉस्क व्हिच वाज़ बिल्ड इन द इस्लामी स्टाइल दैट वाज़ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। हाँ, बिल्कुल मंदिरों को तोड़ करके बनवाने का काम किया गया है। तो पहली मस्जिद हो जाएगी बच्चे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ये जो आप ऊपर वाला चित्र देख रहे हो ना, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ही चित्र है। ये जो आप पूरी तरह से देख पा रहे हो, ठीक है? ये आपके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही है। ये जो ऊपर का हिस्सा देख रहे हो बेटा, इसे कहा जाता है गुम्बद। ये जो हिस्सा होता है बेटा, इसको कहा जाता है गुम्बद, जो ऊपर की ओर हाफ मून में, हाफ चंद्र जिसे कहते हैं गोलाकार में बनेगा। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो होता है दरवाजे का, ये हिस्सा, इसे बच्चों कहते हैं मेहराब। इसे कहा जाता है मेहराब। मैं इधर नीचे की ओर लिख देता हूँ। इसे कहा जाएगा मेहराब। और जब हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे, तो वहाँ पर बताएंगे, सर ये पहली मस्जिद थी या के बनवाई बेटा मस्जिद बनवाई जाएगी गुंजन, मस्जिद कोई बनी बनाई नहीं होगी बेटा, उसे बनवाया जाएगा। तो ये पहली मस्जिद है जो कि ऐबक के द्वारा बनवाया जाएगा। ये भारत की पहली मस्जिद है जो इस्लामी वास्तुकला पर बनवाई जाएगी, ऐबक के द्वारा बनवाई जाएगी। ठीक है? इसके बाद ऐबक के द्वारा दूसरी इमारत बनवाया जाएगा बच्चों, जिसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा या ढाई दिन का झोपड़ा कहा जाएगा। ये इमारत अजमेर में है, अजमेर यानी कि राजस्थान में है। ये भी पहले एक मंदिर हुआ करता था, जैन मंदिर हुआ करता था और संस्कृत का विद्यालय हुआ करता था, जिनको कि तोड़ करके मस्जिद के तौर पर ये जो नीचे वाली इमारत आप देख पा रहे हैं, ये ढाई दिन का झोपड़ा ही है। ये एक जैन मंदिर है और ये संस्कृत का विद्यालय है। आपको याद होगा हम लोग एक राजपूत राजा की बात कर रहे थे और उस राजपूत राजा का नाम हुआ करता था बच्चों विसल देव। याद आ रहा है? विसल देव। अब जरा जल्दी से बताइएगा, विसल बिल्कुल सही कहा बच्चे। ये राजा हुआ करता था विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज फोर्ट, ठीक है? इसे विग्रहराज फोर्ट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, चलो भाई। तो इनका जो एक नाटक आपको याद होगा बच्चों, इनका एक नाटक हुआ करता था जिसका नाम था बच्चों हरिकेली नाटक, जिसका नाम हुआ करता था हरिकेली नाटक। याद आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, हरिकेली नाटक। तो हरिकेली नाटक इसी इसी आज भी अगर आप देखोगे तो एक खंडहर बन चुका है। आज भी इसके खंडहर के दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको कुछ उसके अंश दीवारों पर लिखे हुए मिल जाएंगे। ठीक है? हाँ, ठीक, चलो भाई। अब ये देखो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं जिन्होंने इस प्रकार की इमारतों को बनवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को अगर और याद करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की सर
विसलदेव बेटा एक राजपूत राजा थे ब्रजमोहन। विसलदेव वाज अ राजपूत रूलर हु वाज बिलोंग्स चौहान डायनेस्टी, जो कि चौहान डायनेस्टी से ताल्लुक रखते थे। अब आपको जो चित्र दिख रहा होगा बच्चों, ये है कुतुब मीनार, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध इमारत है। ये अफगानी स्टाइल में बनवाया गया है, अफगानी आर्किटेक्चर में बनवाया गया। अफगानिस्तान में अमूमन जो इमारतें मीनार की तरह से बनाई जाती हैं, वो इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि वहां पर पहाड़ियां हैं ना, तो उस पार कौन क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, अब आप लोगों में से एक बच्चे का ध्यान गया कि साहब वो 1206 में अगर शासक बना, ठीक, अगर वो 1200 में शासक बना तो उसने 1200 ईस्वी में इस इमारत को कैसे बनवा दिया। अब अगर इस पर ध्यान गया तो बेटा फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर भी ध्यान देना चाहिए था, है ना। अब अगर आपका ध्यान 1200 ईस्वी पर गया, तब तो आपका ध्यान बेटा 1192 पर भी जाना चाहिए था। आपको याद होगा, हम लोग अभी कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे और मैं आपसे चर्चा कर रहा था 1192 का तराइन का युद्ध, याद आ रहा है। तराइन का युद्ध जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक का मालिक मोहम्मद गोरी जीत गया था, और जब मोहम्मद गोरी जीत गया तो उसने भारत का प्रशासक किसे बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक अब अपने मालिक की ओर से भारत की सत्ता को चला रहे हैं और तब से वो भारत में इमारतों का निर्माण शुरू करवा रहा है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि 1206 में ऐबक मर जाएगा, इसलिए वहां से हम लोग उसका रूलिंग ईयर काउंट कर लेंगे, यहाँ पर उसका रूलिंग ईयर काउंट नहीं किया जाएगा, बस इतना है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक, चलो, अच्छा दिमाग लगाया, अच्छा सवाल था कि भाई साहब ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे हो गया भाई। ठीक, देखो उससे पहले भी था बेटा, रिजवाना उससे पहले भी था, लेकिन अब वो डिक्लेयर करेगा, है ना, वो डिक्लेयर करेगा, बस और कोई बात नहीं है। 1206 में ऐबक नहीं मरेगा भाई जीतू, जीतू 1210 में ऐबक मरेगा। ये तुम लोग अपने हिसाब से काहे मार देते हो किसी आदमी को भाई, जो बेचारा जब मरा उसको कभी मारो ना यार, है ना। 4 साल पहले बेचारे को मार दिया, कितना गलत बात, बहुत गलत बात। किसी इंसान को उसकी मृत्यु से पहले मत मारो भाई, 1206 में गोरी मरा था यार। ठीक है, चलो हम लोग वापस आ जाएं। अच्छा, मैंने बोल दिया था 1206 में ऐबक मर गया, मैंने बोला था। चलो अगर मैंने बोला तो बेटा मुझे माफ कर दो। अच्छा अच्छा, हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो, मेरे मुंह से निकल गया बेटा, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी बेटा, अगर मेरे मुंह से निकला है तो मतलब ये इंटेंशनली नहीं हुआ है, ये मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा। ठीक है, हाँ, तो एक्सट्रीमली सॉरी, बिल्कुल ठीक है, गलती से वो निकल गया और गलती के लिए माफी मांग लेता हूं भाई, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखो होगा क्या कि वो एक और प्रसिद्ध इमारत बनवाएगा जिसका नाम है कुतुब मीनार, जो कि अफगानी स्टाइल में बनवाया जाएगा, जो कि अफगानी स्टाइल में मीनार की तरह से बनवाया जाएगा। कुतुब मीनार भी मीनार ही है, कुतुब मीनार भी मीनार ही है। ठीक है, कुतुब मीनार भी मीनार ही है। इस इमारत का निर्माण वो 1208 में शुरू करेगा, लेकिन इस इमारत को पूरा नहीं बनवा पाएगा क्योंकि, हाँ, क्योंकि 1210 में उसकी मौत हो जाएगी। और इस इमारत को ध्यान रखिएगा, इस इमारत से 4 लोग जुड़े हुए हैं। देखो कुतुबुद्दीन ने बनवाना शुरू किया इस इमारत को 1231 के साल में, किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश ने। तो पहला व्यक्ति तो कुतुबुद्दीन हो गया, दूसरा व्यक्ति इल्तुतमिश हो गया, ठीक। तीसरा व्यक्ति होगा बेटा फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसको रिपेयर कराने का काम करेगा, और चौथा व्यक्ति होगा सिकंदर लोदी, जो भी इसको रिपेयर कराने का काम करेगा। बिल्कुल, कुतुब मीनार से भी बेटा मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, क्योंकि ये भी उन्हीं पत्थरों से बनवाया गया है जिनको कि तोड़ करके कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाने का काम किया गया था। और कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार कैसे पड़ गया, तो कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार बेटा इसलिए है क्योंकि एक चिश्ती संत हुआ करते थे बच्चों, जिनका नाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हुआ करते थे, डिसाइपल ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में रह जाएंगे और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये दिल्ली चले आएंगे। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक दिन उपदेश दे रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से उसकी मुलाकात होगी, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को उससे बड़ा खुश होगा कि भाई आप तो बहुत ज्ञानवान आदमी है, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी है, तो आप एक काम करिए हमारे साथ हमारे दरबार में आ जाइए और हम लोग मिलकर, मतलब आप मुझे इस प्रकार का उपदेश देते हैं और आप जैसे ज्ञानवान आदमी ऐसे फटेहाल साहब मस्जिद के किनारे पड़ा हुआ है, बड़ा बुरा लग रहा है। तो बख्तियार काकी ने कहा कि देखिए ऐसा है, आप जो भी हैं सुल्तान महोदय, शासक महोदय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, लेकिन हम लोग ऐसे ही हैं साहब, हम लोग भगवान से प्रेम करने वाले लोग हैं। अब भगवान से प्रेम करने के लिए रुपया पैसा बढ़िया कपड़े की जरूरत नहीं है, जिसके कपड़े फटे होते हैं और वो दिल से भगवान को याद करता है तो भगवान जी उसको याद करते हैं, भगवान जी उसको आशीर्वाद देते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन लिए, और वो कपड़े पहनने के लिए आपने किसी की गर्दन काटी, किसी की जेब काटी, किसी को परेशान किया, और खूब बढ़िया कपड़े पहनकर आप भगवान को याद करोगे तो भगवान भी कहेगा तुमको तो मैंने ज्यादा याद कर लिया है और तुमको हम एक दिन और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, हम तुमको एक दिन और अच्छी तरह से याद करेंगे, और वो अच्छा दिन ऐसा दिन आएगा जब फिर तुम कभी दोबारा धरती पर लौट नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि देखो यार हम ऐसे ही ठीक है, बहुत बढ़िया, हम ऐसे ही है ना, हम लोगों को महल की जरूरत, पैसों की जरूरत नहीं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा प्रभावित हो जाएगा, इतना प्रभावित हो जाएगा कि वो इस इमारत का नाम बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार रख देगा। अब ये बात मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई कि कभी आप लोगों के सामने स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाए कि कुतुब मीनार का नाम बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था, कुतुब मीनार का नाम एक चिश्ती संत के नाम पर रखा गया था, तो आप कंफ्यूज ना हो यार, कुतुब मीनार और चिश्ती संत है ना बनवाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने था। तो बस आप लोगों के लिए मैंने इस बात को बता दिया है। हाँ, ठीक, चलो भाई। और 1210 में लाहौर में एक गेम हुआ करता था, आज भी बच्चों मध्य एशिया में खेला जाता है, जिसे चौगान कहा जाता है, जिसको कि आप आजकल के पोलो जैसा कह सकते हो। पोलो नहीं होता है, बल्कि ये घोड़े पर खेलने वाला एक खेल होता है, जिसमें कोई आर्टिकल बीच मैदान में रख दिया जाएगा, 2 टीम बन जाएंगी। अमूमन वो किसी जानवर का, मतलब जानवर को मार देते थे, शिकार करते थे और उस जानवर को बीच में रख देते थे, 2 टीम बन जाया करती थी, और जो उस पर अधिकार करेगा वो एक प्रकार से उसका मांस खाने का हकदार बन जाएगा। तो एज लाइक पोलो, तो पोलो जैसा खेल खेल रहा है, घोड़े से गिर पड़ेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चोट लग जाएगी, और चोट लग जाने की वजह से ऐबक की मृत्यु हो जाएगी। ऐबक के मरने के बाद अब एक समस्या पैदा हो जाएगी, और वो समस्या ये पैदा होगी कि ऐबक के बाद अगला राजा बनेगा कौन, क्योंकि ऐबक का तो कोई बेटा ही नहीं था, ऐबक की 3 बेटियां हुआ करती थी। और इस बात को बताया गया एक विद्वान के द्वारा। कुछ देर पहले एक सवाल मुझसे पूछा गया था, जिसका आंसर मैंने तब नहीं दिया, अब दे रहा हूं। एक सवाल मुझसे पूछा गया था कि सर हसन निजामी कौन था। आप लोगों में से किसी बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि हु वाज हसन निजामी। मैं नाम भूल गया उस बच्चे का, लेकिन एक सवाल पूछा गया और मैं तब चुप था, क्योंकि मुझे मालूम था कि आगे चलकर मैं इसकी चर्चा करूंगा। हसन निजामी एक विद्वान है, हसन निजामी एक लेखक है। हसन निजामी की किताब का नाम है बच्चों ताज उल मासिर। ताज उल मासिर, ये हसन निजामी की किताब का नाम है ताज उल मासिर। कुतुब मीनार बनवाने का क्या पर्पस था? कुतुब मीनार बनवाने का पर्पस था बेटा अपने विजयों को, अपनी विक्ट्री को याद करना, उसको मेमोरेबल बना देना, उसको मेमोरेबल बनाना। ठीक है,
तो एक एक ये मेमोरी को लेकर, अपनी विशाल सत्ता की स्थापना को लेकर उसके सिंबॉलिक सिंबल के तरीके से। तो हसन निजामी वाले सवाल जिस बच्चे ने पूछा था, उनका जवाब ये है कि हसन निजामी एक लेखक था जिसने ताजुल मासिर नाम की किताब लिखी थी, और इसी किताब से पता चलता है कि हाँ, इसी किताब से पता चलता है कि ऐबक का जो हाँ, ऐबक का कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियाँ थीं। अब यहाँ पर एक बात और बता दें, अब होगा क्या कि एक व्यक्ति को जो कि ऐबक का नोबेल पर्सन है, जिसको कि बच्चों आराम शाह कहा जाएगा। अब बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आराम शाह के तौर पर एक नाम आएगा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है अगला बनने वाला शासक होगा, ठीक है, आराम शाह, जो कि 1210 से लेकर 1211 के लिए रूल करेगा। ये टोटल इसका रूल जो होगा बच्चों वो 8 मंथ का होगा, 8 महीने का होगा। जब ये आराम शाह गद्दी पर बैठेगा ना, तो ये घोषित करेगा दिल्ली दरबार के यानी ऐबक के दरबार के कुछ अधिकारी ये डिक्लेयर कर देंगे कि आराम शाह जो है वो ऐबक का एक बेटा है। वो एक अलग बात है कि ऐबक का कोई बेटा नहीं है, आराम शाह भी कोई बेटा नहीं, उसके दरबार का एक बड़ा अधिकारी, उसका एक विश्वास पात्र व्यक्ति है, ये बात सच है। अब आराम शाह को घोषित कर दिया गया, उसके पीछे कई सारे राजनीतिक कारण हैं। उसमें से राजनीतिक कारण एक तो अफगानिस्तान के गोर से आने वाली प्रॉब्लम भी है, उसकी एक कारण राजपूतों की ओर से आने वाला प्रॉब्लम है ना? गद्दी खाली न रह जाए इसलिए इस प्रकार का डिक्लेरेशन और किया गया। ठीक है, इस प्रकार से डिक्लेरेशन कर दिया गया। अब आराम शाह गद्दी पर बैठे लाहौर से रूल कर रहे हैं। उधर इल्तुतमिश वैसे आपको हम एक बात और बता दें, ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश को बुलवाया गया था, तब इल्तुतमिश ने मना कर दिया था कि मैं सुल्तान-वुल्तान नहीं बनूंगा। बेसिकली इल्तुतमिश एक लंबी कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहा था, जिसके तहत वो अपने आप को स्वतंत्र राजा बनाना चाहता था। वो अपने ससुर की तरह से वो नहीं कि हाँ ठीक है, हम गोर के राजा को, भले गोर का राजा गयासुद्दीन बहुत ही नालायक राजा रहा हो, लेकिन हम उनको उनके सामने सर झुकाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे और ये सब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं फ्री राजा बनूंगा। ठीक है, मैं फ्री राजा बनूंगा। इसलिए इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है, वो एक तैयारी कर रहा है अपने आप को सुल्तान बनाने का, और ये 8 महीने जो आराम शाह रूल कर ले गए, ये सिर्फ उस तैयारी का परिणाम था और कुछ नहीं था। 8 महीने के बाद इल्तुतमिश विद्रोह करेगा। आराम शाह तुम शासक नहीं हो, तुम गलत व्यक्ति हो, और आराम शाह को इस तरह से चैलेंज किया जाएगा। अब जो आदमी गयासुद्दीन, कहा गयासुद्दीन बेटा गोर का शासक है धनंजय, मोहम्मद गोरी का भतीजा है, ठीक है, चलो भाई। तो अब आराम शाह को चैलेंज किया जाएगा, तो आराम शाह भाई 8 महीने रूल कर चुका, शासक बन चुका, तो उसको लगेगा ये कौन है भैया, और दोनों के बीच लड़ाई हो जाएगी। देखो इल्तुतमिश बहुत चालाक आदमी है, इल्तुतमिश आराम शाह को लाहौर से निकलवाएगा कि तुम लाहौर से निकल जाओ और जितना ज्यादा भारत के अंदर आ सकते हो वर्तमान, मतलब दिल्ली उल्ली के आसपास के इलाके में पहुंच जाओ। उसके पीछे उसकी रणनीति है। लाहौर आजकल पाकिस्तान में है, पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान के पास में है, अफगानिस्तान में गोर है, गोर का राजा है जिसका नाम गयासुद्दीन है। तो हो सकता है कि अगर मैं लाहौर में जाकर आक्रमण करूं, इल्तुतमिश की बातें मैं बता रहा हूं कि अगर मैं लाहौर के आसपास जाकर आक्रमण करूंगा तो आराम शाह को गोर के राजा की मदद मिल सकती है। इसको बुला लो ताकि इसका जो पीछे से मिलने वाली मदद उसको तोड़ा जा सके। आराम शाह फंस गए झांसे में, आराम शाह फंस गए और आराम शाह निकले और निकलकर वो इल्तुतमिश से लड़ाई कर बैठे। एक जगह पड़ती है बच्चों जींद या जूंद नाम का, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वस्तुतः उसे जींद कहा जाता है, जहां पर आराम शाह को इल्तुतमिश ने आराम से मार दिया और खुद अगला शासक बन गया, और इल्तुतमिश अब बड़े प्रशासक, बड़े शासक के तौर पर गद्दी पर आएगा। तो कुतुबुद्दीन के बाद जो अगला राजा बनेगा वो बन गया एक तरीके से इल्तुतमिश, जिसने करीब करीब आप देखोगे 25 वर्षों के लिए शासन किया हुआ है। ठीक है, इल्तुतमिश भी गुलाम है, ये भी इल्बरी तुर्क जनजाति से ताल्लुक रखता है, ये भी मंगोलों का शिकार हो गया था, मंगोलों ने इसको पकड़ा और कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बन गया था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसको गुलाम गुलाम का गुलाम कहा जाता है, स्लेव ऑफ स्लेव के तौर पर जाना जाता है, गुलाम का गुलाम कहा जाएगा, क्योंकि ऐबक गोरी का गुलाम है और ये गोरी के गुलाम की जगह पर ये ऐबक के गुलाम है। गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन और कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश है, ठीक है ना? हाँ, याद रखिएगा, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाएगा। ठीक, चलो भाई। ये हाँ, ये सवाल भी है, बिल्कुल बेटा, ये सवाल भी पूछा जा चुका है, बिल्कुल पूछा जा चुका है। देखो, जब ऐबक राजा हुआ करता था, तो ऐबक ने इल्तुतमिश को बदायूं, जो कि दिल्ली सल्तनत का या कि मेडिवल इंडिया का सबसे प्रोमिनेंट रियासत हुआ करता था, सबसे ताकतवर रियासत हुआ करता था, और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति को, हाँ, सबके सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति को लेकर ये वहां का मतलब ये बदायूं का इलाका दिया जाता था। तो ये बदायूं के सूबेदार हुआ करते थे। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों से बताया भी था, मोहम्मद गोरी ने 1205 में शिया लोगों पर और आपके जो खोखर जनजाति थी उनके ऊपर आक्रमण किया था। ये बात 1205 की है ना? बदायूं उत्तर प्रदेश में पड़ता है बेटा, बदायूं उत्तर प्रदेश में, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका पड़ता है बदायूं। ये आपका वही बुलंदशहर और इन सब जगहों के पास पड़ेगा ये आपका। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि जब गोरी गोरी ने आक्रमण किया था खोखर लोगों पर, शिया लोगों के ऊपर, हाँ, तब जो है इल्तुतमिश ने गोरी की जान बचाई थी। गोरी को मार दिया गया था 1205 में ही, लेकिन तब गोरी की जान बचाने का काम किया था इल्तुतमिश ने। हाँ बेटा, बरेली वाले रीजन में पड़ेगा, बिल्कुल सही, बरेली डिवीजन में पड़ेगा, बिल्कुल सही। चलो भाई, तो होगा क्या कि जब इल्तुतमिश गोरी की जान बचाएगा तो गोरी इस बात से खुश होगा और वो इल्तुतमिश को इनाम देना चाहेगा कि मैं तुमको इनाम देना चाहता हूं। तुम कौन हो? तो बताया साहब मैं इल्तुतमिश हूँ और मैं, मेरे मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलवाया, ऐबक भाई इस नौजवान शख्स को मैं इनाम देना चाहता हूँ और इनाम में मैं इसे दास्ता से फ्री करना चाहता हूँ। इसे मैं गुलामी से आजाद करना चाहता हूँ। अब ये सीधा मेरा गुलाम तो है नहीं, ये तुम्हारा गुलाम है और तुम मेरे गुलाम हो। तो मैं तुमको आदेश देता हूँ कि इस लड़के को गुलामी से आजाद कर दो। तो ऐबक ने कहा ठीक है महाराज, कर देते हैं। क्योंकि ये जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट हुआ करता था मध्य सेंट्रल एशिया में, मेडिवल पार्ट में, उसमें आप गौर करेंगे तो जो मालिक होगा वही अपने गुलाम को आजाद कर सकता है। और ये मेडिवल नहीं, ये एंशिएंट इंडिया के दौर से चला आ रहा है। चाणक्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी दास को उसका मालिक ही दास्ता से मुक्त कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है। तो ये परंपरा आगे चली आई। तो गोरी ने ऐबक को आदेश दे दिया, ऐबक इस लड़के को आजाद करो, इस लड़के ने मेरी जान बचाई है, इसके लिए इसको इनाम दिया जाए। तो ऐबक जब आगे चलकर जो इल्तुतमिश है, जब उसका मालिक, उसका ससुर मर गया कुतुबुद्दीन, तो इल्तुतमिश को लगा यार मैं तो आजाद हूं, तो मैं किसी का गुलाम बनकर क्यों रूल करूं। इसीलिए ये पूरी कॉन्स्पिरेसी करेगा, वो 8 महीने वाली जो मैंने आपको बताया था ना एक रणनीति, वो उस रणनीति का इसी में शिकार हो जाएगा। चलो भाई, अब इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठेगा तो वो फ्री है, इसीलिए इल्तुतमिश अपने आप को क्या बोलेगा, इल्तुतमिश अपने आप को बोलेगा सुल्तान। इल्तुतमिश क्या बोलेगा, वो अपने आप को बोलेगा सुल्तान। सुल्तान जो शब्द है बच्चे, ये हिंदी शब्द के राजा से मिलता जुलता है। सुल्तान का मतलब राजा। अरे बेटा जरीन, इतना मुश्किल मुश्किल सवाल क्यों पूछ लेते हो बच्चे, है ना? कितने सुल्तानों की पत्नी का नाम याद रखें। इनकी एक पत्नी का नाम बेटा शाह तुर्कान भी हुआ करता था, लेकिन वो एक नाम है। इनके अलावा इनकी बहुत पत्नियां हैं बेटा। तो एक शाह तुर्कान तो मुझे याद है, बाकी नाम नहीं याद है। ठीक है, हाँ, ये लोग बहुत शादी करते थे बेटा। ठीक है, बहुत शादी करते, कितनी पत्नी को याद रखें। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर अंदर गुस्सा भी तो पैदा होता, बताओ ये लोग इतनी सारी शादी करते थे, एक हम लोग हैं, हम लोग कर ही नहीं पाते इतनी सारी शादी, कितनी गलत बात है ना? ये मजाक की बात।
उसके बेटा कई सारे कारण हैं, चांदनी उसके बेटा बहुत सारे कारण होते थे, उन कारणों पे मत जाओ, जाने दो। अब देखो मेरे शब्द को समझते रहो, सुल्तान की उपाधि धारण करेगा तो दिल्ली का यानी भारत का पहला मुस्लिम शासक होगा जो क्या करेगा, जो सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। एक बात का ध्यान रखना, अब सुल्तान कौन है, राजा है। राजा कौन होता है, तो राजा बेटा एक राज्य का, एक टेरिटरी का, एक क्षेत्र का मालिक होता है। राजा का राज्य होता है ना, तो सुल्तान का क्या होगा, सुल्तान का राज्य सल्तनत हो जाएगा। ठीक है, इसका राज्य क्या बन जाएगा, तो सुल्तान से बनेगा सल्तनत, राजा से बना राज्य। और अश्वनी गुरु माता नहीं है तभी तो मैंने बोल दिया। तुमको क्या लगता है इतनी बड़ी गलती मैं क्लास में तब करूंगा जब गुरु माता होंगी घर पर, है ना। इतनी बड़ी गलती मैं नहीं करूंगा, है ना बच्चे। अरे मेरे पास 20 साल का अनुभव है शादी का, 20 साल से मैं शादी का अनुभव झेल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो तुमको क्या लग रहा है, ठीक, इतनी बड़ी गलती कर दूंगा ये सुधीश बेटा, ये मैंने पहले ही कहा था कि ये मजाक है, ये मजाक है। चांदी बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये मजाक है और कुछ नहीं है। चलो थोड़ा बहुत मजाक, हंसी मजाक हो जाना चाहिए क्लास में, उससे क्लास का एक रिदम बना रहता है। तो देखो अब इस शब्द को समझो बेटा, क्योंकि आप में से किसी बच्चे ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पूछा था कि सर दिल्ली सल्तनत क्यों नाम पड़ गया, तो दिल्ली सल्तनत नाम यूं पड़ गया, अब उसका कारण आपको बता रहा हूं। तो देखो सुल्तान यानी राजा, राज्य का राज्य तो सुल्तान का सल्तनत, ये दोनों शब्द एक ही है, बस फर्क कितना है, ये आपके हिंदी के शब्द है या संस्कृत के शब्द है या आपके फारसी भाषा के शब्द है। ये फारसी भाषा के शब्द है बच्चों, और ये आपके संस्कृत से बनने वाले हिंदी के शब्द हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर सल्तनत होगा बेटा तो निश्चित तौर पर सल्तनत का राजधानी होगा, जैसे राज्य की राजधानी होती है ना, तो सल्तनत की भी राजधानी होगी। वो राजधानी क्या बनेगी बच्चों, वो राजधानी बनेगी दिल्ली। तो दिल्ली से सुल्तान बैठकर अपने राज्य को चलाएगा, तो शब्द बन जाएगा, तो शब्द बन जाएगा दिल्ली सल्तनत। जो तो दिल्ली सल्तनत शब्द बन रहा है बेटा, वो शब्द यहीं से जनरेट हो रहा है, वो शब्द यहीं से बन रहा है। इससे पहले दिल्ली सल्तनत का नाम लिया जरूर गया है, लेकिन वास्तविक तौर पर दिल्ली सल्तनत तो अब ये इल्तुतमिश बनाएगा। हाँ बिल्कुल नहीं बच्चों, गुंजन इल्तुतमिश दिल्ली में रहता था, आगरा तो सिकंदर लोधी राजधानी बनाएगा। वो हम सब आपको एक एक करके बताएंगे, परेशान मत होइएगा। अब समझ में आ गया बेटा दिल्ली सल्तनत कैसे बन गया, ये टर्मिनोलॉजी कहां से निकल कर आ गई, ये टर्मिनोलॉजी कैसे काम कर गई, समझ गए आप लोग। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो इल्तुतमिश जब पहला शासक बन गया है ना, पहला शासक बन गया, अब वो अपनी सत्ता का संचालन करेगा, फ्री संचालन करेगा। तो देखो भाई शासन को चलाने के लिए कुछ खास लोग चाहिए होंगे, और इल्तुतमिश के पास भी गुलामों की एक फौज है। अपने गुलामों की, हाँ अपने गुलामों की फौज में से इल्तुतमिश 40 सबसे काबिल गुलामों का एक दल बनाएगा, जिसको एक नाम दिया जाएगा चालीसा दल, ग्रुप ऑफ 40 जिसे कहा जाएगा, जिसे ग्रुप ऑफ 40 कहा जाएगा, चालीसा दल कहा जाएगा, और जिसको तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाएगा। ऑफिशियली जो शब्द बनेगा वो तुर्कान ए चहलगानी होगा। 40 गुलामों का वो दल, और वो गुलाम तुर्की होंगे, वो टर्किश स्लेव होंगे। तो टर्किश स्लेव्स का 40 का ग्रुप बन जाता है तुर्कान ए चहलगानी। याद रखिएगा, ये एक ऐसा ताकतवर दल बनाया जाएगा जो इल्तुतमिश के जमाने में उसके साम्राज्य के विस्तार करने में बड़ी मदद करेगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये चालीसा दल इल्तुतमिश के मरने के बाद दिल्ली की सत्ता में बहुत कुछ गड़बड़ करने वाला है। ठीक है, हाँ बहुत बहुत कुछ गड़बड़ करने वाला है, आगे चलकर ये राजनीति का केंद्र बन जाएगा और फिर बलबन खत्म करेगा। इसको भी मैं कुछ देर बाद बताऊंगा। तो चालीसा दल बन गया, जिसके बदौलत इल्तुतमिश अपनी सत्ता का, जिसे कहते हैं झंडा, बुलंद करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ एक काम वो और करेगा, इल्तुतमिश भारत में पहली बार एकता व्यवस्था की शुरुआत करेगा। अब आप एक बात समझिएगा मेरी, मैं कुछ देर पहले तक, यानी अभी मैं 2 दिन पहले तक की बात करूं, कल की भी अगर मैं बात करूं, तो मैं आपसे एक बात कह रहा था कि एक व्यवस्था शुरू की गई थी प्राचीन काल में, जिसको सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है। बिल्कुल सही रिजवाना, बिल्कुल सही अश्वनी, बिल्कुल सही रूपल, पहचान गए आप लोग। तो जो सामंतवादी व्यवस्था थी ना, फ्यूडलिज्म, वही फ्यूडलिज्म है बेटा, जो कि कन्वर्ट होगा पर्शियन भाषा में एकता व्यवस्था के तौर पर। कुछ नहीं है, ये पुराना वाला सामंतवादी व्यवस्था गवर्नरशिप वाला हिस्सा होगा। देखो इल्तुतमिश क्या करेगा, ये पूरे राज्य की जमीन को 2 हिस्सों में बांट देगा। कौन कौन सा हिस्सा बांटेगा, एक जमीन होगी बेटा जिसे कहा जाएगा खालिसा जमीन, खालिसा भूमि। खालिसा भूमि वो जमीन होती है बच्चे जिसको कहा जाता है सरकारी जमीन, जिसको क्या कहा जाएगा, सरकारी जमीन कहा जाएगा। यानी यहां से मिलने वाले टैक्स का प्रयोग किया जाएगा राजा और राज परिवार के लिए। सूरज बेटा आप अपनी दूसरी क्लास को अटेंड कर लो, ठीक है, यू आर फ्री फॉर अटेंड योर सेकंड क्लास। अब देखो मेरे क्लास तो चलेगा ना बेटा, है ना, मैं अपनी क्लास तो नहीं छोड़ सकता, इसलिए बार बार इस कमेंट को करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। सूरज आप अपनी दूसरी क्लास अटेंड कर लो, ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत मेरी ओर से कभी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो भाई, ये सरकारी जमीन हो जाएगी जिस पर सीधे सुल्तान का अधिकार होगा, यहां से मिलने वाला कर सीधे राजकोष में जाएगा। अच्छा दूसरी जमीन क्या होगी बच्चे, इस जमीन को कहा जाएगा बच्चों एकता भूमि। एकता का मतलब होता है बेटा प्रांत, एकता इज इक्वल टू प्रांत। तो जो प्राचीन भारत का प्रांत था, जो प्राचीन भारत का स्टेट था, वही मेडिवल इंडिया का एकता बन जाएगा, वही मेडिवल इंडिया का एकता बन जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन भारत का प्रांतपति सामंत वाला हिस्सा वो अब इक्तेदार के तौर पर बन जाएगा, और उस पर कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया जाएगा, जिसको क्या कहा जाएगा, इक्तेदार। जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, जिसको हम लोग गवर्नर कह रहे थे, जैसे हम लोग प्रांतपति कह रहे थे, तो उनको क्या बोला जाएगा, उनको इक्तेदार बोला जाएगा। ये सामान्य भाषा में बोला जाने वाला शब्द है। पर्शियन ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसे दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा में मुक्ता या वली कहा जाता था। इक्तेदार इज इक्वल टू मुक्ता और वली, तो मुक्ता या वली या इक्तेदार ये तीनों एक ही अधिकारी हैं, ये तीनों एक ही पद हैं। इनका काम होगा अपने प्रांत में, अपने एकता में कानून और व्यवस्था को बनाना, कानून और व्यवस्था यानी लॉ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, और रेवेन्यू को कलेक्ट करना यानी राजस्व को इकट्ठा करना। तो ये काम करेगा, ये इनके पास अधिकार होगा। ठीक है, हाँ लाइक लाइक डीएम, बिल्कुल सही कहा बेटा, लाइक डीएम कह लो, बिल्कुल सही। ठीक है ना। और जब दिल्ली सल्तनत के बाद हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे, तो मुगल काल में बेटा इसी एकता व्यवस्था को बेटा जागीरदार कह दिया जाएगा, इसी को जागीरदार कहा जाएगा, और अंग्रेजों के जमाने में इसी को जमींदार कह दिया जाएगा। ठीक है, इसी को जमींदार कह दिया जाएगा। चलो भाई, अब देखो नई सत्ता बनी है, तो निश्चित तौर पर अब उसके सिंबल के तौर पर, उसके प्रतीक के तौर पर, ताकत के तौर पर सिक्का चलवाया जाएगा। तो इल्तुतमिश पहला मुस्लिम शासक होगा जो कि नए प्रकार के सिक्के चलवाएगा, जिसको अरबिक वाइन कहा जाएगा, प्योर अरबिक वाइन कहा जाएगा। ठीक है, जिसको प्योर अरबिक वाइन के तौर पर कहा जाएगा। और ये 2 प्रकार के सिक्के होंगे, एक का नाम होगा बेटा टंका और एक का नाम होगा जीतल। टंका चांदी का सिक्का होगा, जबकि जीतल तांबे का सिक्का होगा। अब आप लोग जल्दी से मुझे, अरबिक का मतलब कुछ नहीं, ये आप ये देख रहे हो बेटा, इस पर जो ये चीज लिखा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, अब है ये जो आप इस सिक्के पर कुछ लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी गई हैं, ये अरबी भाषा में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, इसीलिए बोला जाएगा अरबिक अरबिक क्वाइन, और कुछ नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं है, इस पर लिखा गया कुरान की आयत और कुरान लिखा गया अरबी भाषा में।
ठीक, अब मुझे बताओ गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? जल्दी से बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुप्त काल में बच्चों चांदी के सिक्के को रुपया कहते थे। बहुत बढ़िया। देखो मैंने आप लोगों से कहा था ना रुपया पढ़ाते हुए कि आगे चलकर मैं आपको जब दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो इसका नाम बदलेगा और इसके साथ-साथ याद रखना बेटा जब शेर शाह सूरी को पढ़ाऊंगा तब मैं एक बार फिर आपसे सवाल पूछूंगा और यही टंका अब रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। शेर शाह सूरी के चांदी के सिक्के का नाम रुपया होगा। जब शेर शाह सूरी पढ़ेंगे तब आपसे फिर पूछेंगे। ठीक है? चलो भाई आगे की बात करते हैं। तो इल्तुतमिश इतनी बड़ी व्यवस्था को अपने चालीसा दल के साथ मिलकर अच्छे से चला रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन खराब कब होगा ये किसी को नहीं पता। इस बीच वो इमारत जो कि इनके ससुर जी ने बनवाना शुरू कर दिया था, जिसका नाम कुतुब मीनार था, चूंकि वो तो बीच में मर गए, घोड़े से गिर गए, मर गए, इसलिए कुतुब मीनार को पूरा बनवाएगा और इसी बीच एक दुर्घटना और घटने वाली है। वो दुर्घटना है इल्तुतमिश का बड़ा बेटा जिसका नाम है नसरुद्दीन। ये लड़का बहुत काबिल लड़का है। इल्तुतमिश इस बच्चे को देखता था तो उसे इस बात का गर्व होता था कि मेरे बाद मेरी सत्ता को कोई संभालने वाला है। इसलिए वो नसरुद्दीन को अपने सक्सेसर के तौर पर डिक्लेयर भी कर चुका था। दुर्भाग्यवश ये लड़का बीमार पड़ गया, ज्यादा बीमार पड़ गया और 1232 के साल में इस लड़के की हो गई डेथ। और जब इस लड़के की हो गई डेथ तो इस लड़के के जहां पर इसकी बॉडी को दफनाया गया वहां पर एक मकबरे का ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों ये मकबरा है जिसे सुल्तानगढ़ी का मकबरा कहा जाता है। ये दिल्ली में बनवाया गया। ये भारत का पहला मकबरा है। इससे पहले भारत में मकबरे की परंपरा थी ही नहीं क्योंकि मुस्लिम रूलर्स मकबरे बनवाते थे। मुस्लिम रूलर्स अभी तक इंडिया में आए नहीं थे तो मकबरे कहां से आ जाएंगे। तो भारत में पहला मकबरा जो बनवाया जाएगा वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है। दिल्ली में बनवाया गया, इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। ये भारत का पहला मकबरा है। इससे पहले कोई मकबरा नहीं था। इल्तुतमिश की खास बात यह है कि वो और भी कुछ निर्माण के काम करवाएगा जैसे हौज-ए-शम्सी एक प्रकार का तालाब है जिसको नाम दिया जाएगा हौज-ए-शम्सी, जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में ये बेसिकली जामा मस्जिद वो जामा मस्जिद नहीं है जो शाहजहां ने बनवाया था। ये पुराना वाला जामा मस्जिद है जो कि मेहरौली के पास आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, ठीक है? चलो भाई। इस बीच हाँ, मोहम्मद गोरी कहाँ मरा था? मोहम्मद गोरी बेटा मोहम्मद गोरी मरा था दम्यक नाम की जगह पर दम्यक नाम की जगह पर। वो बेटा मोहम्मद गोरी वाली क्लास में देख लेना आपको सब लिखा हुआ है। चलो भाई 29 अप्रैल को 1236 वाले साल में इल्तुतमिश की डेथ हो जाएगी और वो होगी बीमार पड़ जाने के कारण। अब किसी भी बाप का बड़ा काबिल बेटा अगर मर जाएगा तो आदमी बेचारा कमजोर पड़ जाएगा और वो ऊपर से सुल्तान अगर है तो उसके लिए और बड़ी परेशानी है। कौन संभालेगा? बेटों की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शादियां बहुत सारी हैं तो बेटे तो बहुत हैं। बेटों की प्रॉब्लम नहीं है, बेटे नालायक हैं। इल्तुतमिश का जो सबसे लायक बेटा था वो नसरुद्दीन था, बाकी तो सब बेकार हुआ करते थे। हाँ, बाकी तो सब नालायक हुआ करते थे। तो इल्तुतमिश उलझन में पड़ गया क्या करूँ क्या ना करूँ? बीमार पड़ गया। एक अलग बात है कि अपने मरने से पहले इल्तुतमिश अपने बेटी रज़िया को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर घोषित करेगा कि बेटी रज़िया को मेरे बाद गद्दी पर बैठाना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। इल्तुतमिश के मरने के बाद इल्तुतमिश की एक और नालायक बेटा जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, उसको गद्दी पर बैठाया जाएगा। इनकी माँ हुआ करती थी शाह तुर्कान, जो कि इल्तुतमिश की एक पत्नी है। शाह तुर्कान के अलावा और भी पत्नियाँ हैं, ठीक है? लेकिन शाह तुर्कान की ताकत ज़्यादा बढ़ गई है, वो राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व रही, तो इन्होंने अपने बेटे रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठा दिया। इल्तुतमिश के उस रिक्वेस्ट का, इल्तुतमिश के उस डिक्लेरेशन का कि मेरी बेटी रज़िया को गद्दी पर बैठाना, वो काम नहीं किया गया। इस बीच हुआ क्या कि रुकनुद्दीन गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन ये नालायक किस्म का आदमी है, ये बात इनका पिता भी जानता है, इसीलिए वो इनको अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बनाकर भी नहीं गया। रज़िया को लगा यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, पापा जी तो मुझे गद्दी पर बैठा कर गए थे मतलब मुझे सुल्तान के लिए डिक्लेयर करके गए। तो रज़िया एक दिन करेगी क्या? रज़िया एक दिन कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि इनके नाना जी ने बनवाया था, जिनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, शुक्रवार का दिन था, जुमे का नमाज़ अदा हो रहा था। जुमे की नमाज़ के खत्म होने के ठीक बाद रज़िया लाल कपड़े पहनकर हाँ, लाल कपड़े पहनकर वो दिल्ली की जनता के बीच जाकर खड़ी हो जाएगी। दिल्ली की जनता रज़िया को वो भी लाल कपड़ों में देखकर बड़ी हैरान परेशान कि भाई ये क्या मामला है? उस ज़माने में लाल कपड़े पहनने का मतलब होता था कि इस व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है, इस व्यक्ति को न्याय चाहिए, फरियाद चाहिए। अब रज़िया को जब लाल कपड़े में वो भी दिल्ली की जनता ने अपने बीच देखा, तो लोगों के बीच का कौतूहल जागा, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया राजकुमारी साहिबा? तो अब रज़िया ने सबके सामने वो बात दोहरा दी कि पिताजी यानी इल्तुतमिश ने हमारे सुल्तान ने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मेरी सौतेली माँ, मेरे सौतेले भाई ने मिलकर ऐसा-ऐसा कर दिया। क्या दिल्ली की जनता इल्तुतमिश से प्यार नहीं करती है? तेवा नहीं इल्तुतमिश बहुत अच्छे राजा थे, हम लोग बहुत प्यार करते हैं। अगर आप प्यार करते हैं, तो फिर क्या आप ये स्वीकार करेंगे कि पापा का बोला गया उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। अब दिल्ली की जनता को मिल गया रज़िया का समर्थन। रज़िया ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ कर दिया विद्रोह। दोनों भाई-बहन के बीच हो गई लड़ाई जिसमें मार दिया गया रुकनुद्दीन फिरोज को। रज़िया जीत जाती है और अब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, रज़िया शुरुआत दौर में पर्दा प्रथा का पालन करती है। मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा। रज़िया शुरुआत दौर में पर्दा प्रथा का पालन करती है, लेकिन धीरे-धीरे करके वो पर्दा प्रथा को तोड़ने लगी। जैसे दरबार में कर्टेन लटका दिया जाता था जो कि दरबार का जो वो सिंहासन वाला हिस्सा नहीं होता उसके अधिकारियों के बीच हुआ करता था। अब वो पर्दा हट गया है। रज़िया जो पहले नकाब पहना करती थी अब वो नकाब नहीं पहनती है। रज़िया अब घोड़े को मतलब पता नहीं घोड़े पर बैठकर आना, अगर आप यहाँ पर उसके कपड़े को देखें तो देखिए एक विशेष प्रकार का मुकुट या टोपी जैसा एक आप देखोगे तो ओवरकोट टाइप का पहनकर आती है, उसका चेहरा खुला हुआ है और कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है कि बताओ रज़िया अब खुले मुंह से दरबार में आ रही है, तो कहीं न कहीं उनके कल्चर में महिलाओं का जो वो पर्दा प्रथा है वो तो टूटने वाला है। हाँ, बिल्कुल सही। इसलिए अब चालीसा दल और अच्छा बीच में हुआ क्या देखो इल्तुतमिश के मरने के बाद चालीसा दल को लगा ये राजा वगैरह रुकनुद्दीन वगैरह तो बेकार है यार, यानी सत्ता कहीं न कहीं चालीसा दल के हाथ में आ गई थी, बड़े-बड़े अधिकारियों के हाथ में आ गई थी और राजा तो खिलौना है, राजा तो खिलौना बन गया, तो यार इस खिलौने को क्यों हम लोग लेकर चलें? इस खिलौने को हम लोग क्यों लेकर चलें? इस खिलौने की ज़रूरत क्या है? इसलिए अब वो करेंगे कुल मिलाकर रज़िया के खिलाफ विद्रोह करके कॉन्स्पिरेसी करेंगे। वो अलग बात है कि शुरुआत दौर में सफलता नहीं मिलेगी। इस बीच रज़िया अपने आप को उम्मदत उल निस्वा जैसी उपाधि धारण करके मतलब होता नहीं वो अपने आप को ज़्यादा लगातार पावरफुल करती चली जा रही है। और इसी बीच रज़िया एक काम और करेगी और वो एक अल्तूनिया नाम के नॉन टर्किश मुस्लिम को प्रमोट करके बना देगी रॉयल हॉर्स आर्मी का सबसे बड़ा हेड बना देगी। अल्तूनिया ये टर्किश मुस्लिम नहीं था, कन्वर्टेड मुस्लिम है, लेकिन अब चूंकि ये तुर्की नहीं था तो तुर्की जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको बड़ा बुरा लगा और उन्होंने अब रज़िया को गद्दी से हटाने का फैसला किया और उसके लिए उन्होंने कॉन्स्पिरेसी उसके लिए उन्होंने दिल्ली की जनता के बीच मतलब होता नहीं है अफ़वाह फैलाना शुरू कर दिया कि देखो भैया रज़िया इश्क लड़ा रही हैं,
वो भी एक नॉन टर्किश मुस्लिम से, अल्तूनिया, अफ्रीका का अबिसिनिया का रहने वाला एक हबशी से प्यार मोहब्बत कर रही हैं। दिल्ली की जनता के बीच जब इस बात की अफवाहों को फैलाया जाने लगा, तो दिल्ली की जनता ने बिल्कुल साफ जवाब दे दिया, रज़िया बहुत अच्छी लड़की है। वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके परिवार के ऊपर आँच आए। और जो तुम लोग आवाज़ तमाम तरह की अफवाहें फैला रहे हो ना, बहुत मार खाओगे। रज़िया के खिलाफ किसी ने भी अगर गलत बोला, तो बहुत मार खाएगा। अब भैया जानते हैं अगर जनता विद्रोह कर देती है, तो बड़े-बड़ों की सत्ता बदल जाती है भैया, बड़े-बड़े लोगों का डमरू हिल जाता है। रज़िया का समर्थन जनता को भी मिला हुआ है, तो अब चालीसा दल ने एक दूसरा कॉन्स्पिरेसी कर दिया। एक बात जरा मुझे सही करिएगा, ये अल्तुनिया तो मैं गड़बड़ लिख गया हूँ शायद, है ना? अल्तुनिया नहीं है, अल्तुनिया से तो वो शादी करेगी। हाँ, वो दूसरा व्यक्ति था, मैं गलत लिख गया अल्तुनिया। ठीक है, मैं अल्तुनिया गलत लिख गया यार। वो व्यक्ति अबिसिनिया वाला कोई और नाम था, देखो उसका क्या नाम था? याकूत, अरे बहुत बढ़िया, वो याकूत था। अरे देखो यार, यही गलती होती है। बच्चों एक बार फिर से माफ कर दीजिएगा, एक बार मुझे फिर से माफ कर दीजिएगा। याकूत था, जिसको बनाया गया था हॉर्स आर्मी का लीडर जिसे बनाया जाएगा, वो था बेटा आपका याकूत। मैं गलती से अल्तुनिया बताकर पूरी कहानी सुना गया, ठीक है? बस एक सुधार कर लीजिएगा, याकूत कर लीजिएगा, ठीक है ना? अब देखो होगा क्या, अब अल्तुनिया की एंट्री होगी। अल्तुनिया जो कि तबर हिंद आजकल का भटिंडा का इलाका, वहाँ का गवर्नर है। तो चालीसा दल जो है, वो अल्तुनिया को भड़काएंगे, अल्तुनिया तुम काबिल आदमी ऐसा वैसा, अल्तुनिया भड़क करके विद्रोह कर देगा, याकूत के साथ जाएगी रज़िया, अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए। हाँ, ठीक है, अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए याकूत को लेकर जाएगी, जहां पर याकूत को मार दिया जाएगा, रज़िया को जेल में डाल दिया जाएगा। और अब अल्तुनिया से चालीसा दल के बड़े-बड़े अधिकारियों ने, एतगीन वगैरह ने कुछ बड़े-बड़े वायदे किए थे, कि तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन जब अल्तुनिया ने देखा कि मेरे साथ तो धोखा हो रहा है, मुझे तो कोई पद दिया ही नहीं जा रहा है, तो अल्तुनिया ने कहा यार ये तो आप लोग धोखा कर रहे हैं। तो चालीसा दल ने कर दिया धोखा, जो करना हो कर लो। अल्तुनिया को बड़ा बुरा लगा। अच्छा, इस बात की खबर जब जेल में बंद रज़िया को लगी, तो रज़िया ने अपनी चाल चल दी। रज़िया ने अल्तुनिया से कहा, अल्तुनिया देखो तुम्हारे भी दुश्मन एक, हमारे भी दुश्मन एक, तो हम लोग अलग-अलग क्यों लड़ाई कर रहे हैं? अच्छा, मैं सॉरी ना बोला करूँ? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप पिता ठीक है बेटा, बिल्कुल, बिल्कुल। मुस्कान, ठीक है बच्चे, ठीक है? चलो मैं इस बात का प्रयास करूँगा कि मैं सॉरी ना बोलूँ, ठीक है? वो क्या है ना बेटा, गलती होती है तो पता नहीं क्यों दिल कहता है कि माफ़ी माँग लो, ठीक है ना? वो जब गलती हो जाती है तो दिल कहता है माफ़ी माँग लो। मैं आगे से कोशिश करूँगा कि मैं सॉरी ना बोलूँ, ठीक है? और अगर कभी बोल दूँगा तो आप लोग मतलब भूल जाइएगा, ठीक है? भूल जाइएगा, ठीक? चलो। प्रभा बच्चे अपना सवाल दोबारा से टाइप कर सकते हो बच्चे। प्रभा अपना सवाल दोबारा से दे सकते हो बेटा, मैं पढ़ नहीं पाया। प्रभा बेटा बेटा तुम्हारा सवाल मैं पढ़ नहीं पाया, क्या तुम दोबारा से भेज सकते हो? चालीसा और नहीं, बेटा देखो चालीसा दल, ये जो आपने भेजा ना बेटा चाहिला करके, हाँ, जो ये मिसप्रिंटिंग है बेटा, वो चालीसा ही है। चलिहा नहीं है बेटा, वो चालीसा ही, वो मिसप्रिंटिंग हो गया होगा किसी किताब में। चालीसा दल को किसी किताब में चाहिला लिख दिया गया होगा। सेनापति को बेटा उस जमाने में कहा जाता था आरिज मुमालिक, वो मैं बताऊंगा, परेशान मत, मैं भी आपको बताता चलूंगा। अब अल्तुनिया और रज़िया कर लेंगे शादी, और शादी करके ये दोनों लोग आक्रमण करेंगे, हार जाएंगे और वापस जाएंगे एक जगह पड़ती है बच्चों, हरियाणा में कैथल, जहां पर इन लोगों को यानी अल्तुनिया और रज़िया को मार दिया जाएगा। याद रखिएगा इस कैथल नाम को, क्योंकि जब हम लोग विजयनगर वाली क्लास करेंगे ना, विजयनगर वाली क्लास करेंगे, तो फिर मैं आपको फिर से याद दिला दूंगा, ये कैथल दक्षिण भारत में भी है, मैं वहां पर भी बताऊंगा। रेनू बेटा मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, जिसमें आपने कहा था कि आज आपकी आप पहली क्लास या दूसरी क्लास है, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो भाई, रज़िया के बाद कुछ कमजोर किस्म के राजा आए, जैसे मोइजुद्दीन बहराम शाह आया। ये कमजोर किस्म का राजा है, और इसके जमाने में जो एतगीर नाम का प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो एक नया पद बना देगा जिसको नायब ए मुमल्लकत कहा जाता है। नायब ए मुमल्लकत शब्द का मतलब होता है रेजेंस ऑफ सुल्तान, सुल्तान का संरक्षक। यानी एक तरीके से सुल्तान के ऊपर एक व्यक्ति बैठ जाएगा जो सुल्तान को बताएगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, सुल्तान मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। और इसी दौरान आप देखोगे भारत पर पहली बार मंगोलों का आक्रमण भी होगा। याद रखिएगा, इल्तुतमिश के जमाने में चंगेज खान ने भी आक्रमण करने का प्रयास, चंगेज खान आया था, चंगेज खान आया तो था, लेकिन चंगेज खान का आक्रमण नहीं हो पाया था, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपनी चालाकी से, अपनी योग्यता से चंगेज खान के रास्ते को बदल दिया था, ठीक है? तो उसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो अब मंगोलों का ताहिर या तिमुचिन नाम का कोई व्यक्ति होगा जो दिल्ली पर आक्रमण करेगा, भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण करेगा। जल्दी ही मौजूदीन बहराम शाह को मार दिया जाएगा। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया जाएगा कुछ समय के लिए, बमुश्किल से 3.5 साल के लिए। फिर उनके बाद इनको भी मार दिया जाएगा और नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया जाएगा। नसरुद्दीन महमूद का शासनकाल बड़ा लंबा है, मोटे तौर पर जिसने करीब-करीब 20 साल तक रूल किया, लेकिन वास्तविक तौर पर नसरुद्दीन महमूद एक ऐसा राजा है जो कि बलबन के हाथ की कठपुतली है। नसरुद्दीन महमूद की जो शादी है वो बलबन की बेटी से है, तो बलबन इनके ससुर हैं और बलबन सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे। नसरुद्दीन महमूद एक बड़े ही संत स्वभाव का आदमी है, बहुत ही संत स्वभाव का सीधा-साधा इंसान के तौर पर है। इसे तो दिल्ली सल्तनत का दरवेश कहा जाता है। नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का दरवेश, दरवेश का मतलब होता है संत, है ना? इसको दिल्ली सल्तनत का दरवेश कहा जाता है। और ये बोला था, इनके दरबार का एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है, जिसे दिल्ली का काज़ी बनाया गया था, जिसका नाम था बच्चों मिनाजुद्दीन शिराज़। इनका नाम याद रखिएगा। और मिनाजुद्दीन शिराज़ की किताब का नाम हुआ करता था बच्चों तबक़ात-ए-नासिरी, इस नाम को भी याद रखिएगा। इसी किताब में कहा गया कि दिल्ली सल्तनत का सबसे काबिल कोई राजा था, तो वो नसरुद्दीन महमूद था। ये उस किताब उसको डेडिकेट करके लिखी गई है, ठीक है? इस नाम को याद रखिएगा। चलो भाई, आगे चलकर होगा क्या कि बलबन नसरुद्दीन महमूद को मरवा देगा और खुद गद्दी पर बैठ जाएगा। अब एक फिर से ताकतवर रूलर गद्दी पर बैठेगा, जिसका नाम है बलबन, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन है। इसके ऊपर भी कभी मंगोलों ने आक्रमण किया था। मंगोल इसे अपने पास मतलब होता नहीं पकड़ लाए, इल्तुतमिश के हाथों में इसे बेच दिया गया। इल्तुतमिश के साथ रहते हुए ये बड़े पद पर आगे चलकर बढ़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, यानी कि एक बड़े पद की ओर चला जाएगा। गद्दी पर बैठते ही बलबन एक बड़ा काम करने वाला है, और वो है बच्चे चालीसा दल को समाप्त करेगा। और उसके पीछे कारण आपको बता दें, बलबन खुद चालीसा दल का मेंबर था, और बलबन ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी में खुद इन्वॉल्व रह चुका था। कई सारे षड्यंत्रों में बलबन खुद इन्वॉल्व रह चुका है। तो बलबन इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर ये चालीसा दल जिंदा रहेगा, तो ये लोग मुझे भी मारने का प्रयास करेंगे, ये लोग मुझे भी गद्दी से हटाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वो चालीसा दल को ही समाप्त कर देगा। और आप एक बात को समझिएगा, बलबन एक पॉलिसी को अडॉप्ट करेगा बेटा, जिसे लॉ और रक्त की नीति, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, जिसे लॉ और रक्त, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लॉ और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, बिल्कुल सीधा सिद्धांत। मैं ये ऑर्डर दे रहा हूं, मेरे ऑर्डर को मानो, अगर नहीं मानोगे, हाँ, ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये वही बता रहा हूं बेटा, लॉ का मतलब होता है तलवार और रक्त का मतलब होता है ब्लड, गर्दन। मैं ऑर्डर दे रहा हूं, और अगर कोई भी व्यक्ति मेरा ऑर्डर नहीं मानता, तो एक काम करिए, उसकी गर्दन काट दीजिए। और किससे काटोगे? लोहे से काटोगे। लोहा कौन सा? तलवार। तो ये चली तलवार, ये कटी गर्दन, ये बह गया खून।
तो लोगों ने कहा बाबा मत करना ऐसा, हम लोग तुम्हारी सारी बात मानेंगे। बलबन ने गद्दी पर बैठते ही एक डिक्लेरेशन और किया था, यस खतरनाक पॉलिसी। अब बलबन ने एक डिक्लेरेशन और किया था और वो ये कि उसने बताया कि साहब आप लोगों को लगता है ना मैं गुलाम हूं, लेकिन गुलाम बनने से पहले मैं एक राजकुमार था, मैं ईरान के, हाँ ठीक है, हाँ, वो हाँ, अफ़रासियाब, चलो, वो एक वंश हुआ करता था बच्चों, ईरान का एक क्लासिकल डायनेस्टी था, जिसका नाम हुआ करता था अफ़रासियाब डायनेस्टी। तो बलबन बताएगा, मैं अफ़रासियाब डायनेस्टी से ताल्लुक रखता हूँ, जो कि पर्शिया का, ईरान का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको राजवंश दिखाई पड़ेगा। और अब यहाँ पर दिल्ली में वही रूल चलेंगे, जो मैं आप अपने बचपन में देख चुका हूँ। वो रूल कौन-कौन से होंगे? तो वो ईरान का एक परंपरा लेकर आएगा बच्चों, जिसको कहा जाएगा सिजदा और पैबोस, जिसको कहा जाएगा सिजदा और पैबोस प्रथा करना, जिसको बोला जाएगा बच्चों सिजदा और पैबोस। आपने अपने आप हाँ, बिल्कुल यस, जिसको कहा जाएगा सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस है क्या? वो भी मैं आपको बता दूँ। सिजदा और पैबोस है क्या? वो भी मैं आपको बता दूँ बच्चों। सिजदा का मतलब होता है झुककर प्रणाम करना, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम महाराज। और पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना, पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना, ठीक है? कब तक क्लास अरे भाई, देखो बच्चों बुरा मत मानना, कोई बुरा मत मानना, जिसको भी थकान लग रही है, जिसको भी थकान लग रही है, जिसको भी क्लास बोरिंग लग रही है बेटा, आप लोग ये मत पूछा करो कि क्लास कब तक चलेगा। आप बस इतना काम किया करो, आप क्लास से चले जाया करो, आपको जो दूसरी क्लास देखनी है दूसरी क्लास देखो, आराम करना है आराम करो, घूमने जाना है घूमने जाओ, चाय पीना है चाय पियो, ये मत पूछा करो कि क्लास कितने बजे तक खत्म होगी, ठीक है? हाँ, मैं भी खत्म कर दूँगा, थोड़ी देर मुझे समय दे दो, ठीक है? तो ये मत पूछा करो बेटा। हाँ, ठीक, आपको नहीं जॉइन करना है, क्लास से जाना है बेटा आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये कमेंट मत किया करो बेटा, क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। अब देखो, अफ़रासियाब बन से तो सिजदा और पैबोस की प्रथा चलाएगा। पैबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना। अब आप लोग आइएगा, गर्दन झुकाइएगा, पैर चूमिएगा और किसी ने कहा नहीं मेरी गर्दन नहीं झुकेगी, तो बलबन अपने बगल के बॉडीगार्ड से कहता था, अच्छा एक काम करो इनकी गर्दन झुकेगी नहीं, तो इनकी गर्दन को काट दो, बस अब सबकी गर्दन झुक जाएगी। भैया कटाने से बेहतर है झुका लो, है कि नहीं? कटाने से बेहतर है कि झुका लो, ये पता चलेगा। अच्छा, गौर करिएगा इन सारी बातों को। बलबन के द्वारा एक नया त्योहार शुरू किया जाएगा जिसे नौरोज कहा जाता है। ये पर्शियन लोगों का, ये ज़ोरास्ट्रियन लोगों का नया साल होता है। आज भी हर साल 21 मार्च को नौरोज का त्योहार मनाया जाता है, आज भी मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? आगे चलकर औरंगज़ेब जब होगा ना, औरंगज़ेब वो इस परंपरा को बंद करेगा। जब औरंगज़ेब पढ़ेंगे तो मैं आपसे ये सवाल फिर से पूछूंगा, ठीक है? बलबन ने एक और शुरुआत किया, वो क्या? नियाबत खुदाई, यानी मैं खुदा का प्रतिबिंब हूँ, मैं भगवान की छाया हूँ, ईश्वर का छाया हूँ। मेरी बात नहीं मानोगे तो इसका मतलब है कि तुम भगवान की बात नहीं मान रहे हो। और भगवान की बात ना मानने वाला आदमी, तो लोग कह देते थे नहीं हम लोग समझ गए, आप ऐसा बिल्कुल मत करिए, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, हम लोग समझ गए, आप जो कहोगे वो भगवान की बात मानकर हम लोग स्वीकार कर लेंगे, ठीक है ना? चलो भाई। अच्छा, साथ ही साथ एक बात आपको याद होगी, मैंने अभी आपसे कहा था कि उधर पश्चिम वाले इलाके से मंगोल लोग आक्रमण किया करते थे। हाँ, मंगोल लोग आक्रमण किया करते थे, ठीक है ना? तो मंगोलों से, मंगोल बड़े खतरनाक आक्रमणकारी थे। चंगेज खान एक बहुत ही खतरनाक मंगोल व्यक्ति हुआ करता था। चंगेज खान एक बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी हुआ करता था, बहुत लोगों को उसने मारा काटा था। ठीक है? चलो भाई, तो बहुत ज़रूरी है अगर दिल्ली को और दिल्ली सल्तनत को सुरक्षित रखना है तो मंगोलों को भारत में नहीं आने देना है। उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए बलबन ने एक काम किया, इसने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पॉलिसी बनाया। यानी जो आजकल का पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला इलाका पड़ता है, वहाँ पर अगर आप गौर करोगे, वहाँ पर अगर आप गौर करोगे, तो वहाँ पर वो बड़े-बड़े किले बनवा देगा। बलबन के 2 बेटे हैं, बड़े बेटे का नाम हुआ करता था बच्चों, बड़े वाले बेटे का नाम हुआ करता था मोहम्मद और छोटे वाले बेटे का नाम हुआ करता था चलो बड़े वाले बेटे का नाम याद रख लेते हैं, छोटे का नाम याद है तो बता देंगे। बुगरा खां, छोटे वाले बेटे का नाम हुआ करता था बेटा बुगरा खां। ठीक है? ये जो बड़ा वाला बेटा है ना, ये बहुत काबिल आदमी है। बुगरा खान बहुत काबिल है, बहुत योग्य लड़का है। हाँ, बहुत योग्य लड़का है। तो इस नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के इलाके में वो अपने बड़े बेटे को अपॉइंट कर देगा। इसके साथ-साथ दिल्ली में कुछ सुधार के काम करेगा, जैसे बलबन के द्वारा सेंट्रल आर्मी डिपार्टमेंट बनाया जाएगा और जिसको फारसी भाषा में बच्चों दीवान-ए-अर्ज कहा जाएगा। बिल्कुल, अभी बताते हैं बेटा। जिसको दीवान-ए-अर्ज के तौर पर कहा जाएगा। दीवान-ए-अर्ज का मतलब होता है सेना का विभाग और सेना के विभाग के अधिकारी को कहा जाएगा बेटा आरिज-ए-मुमालिक। इसके अधिकारी को कहा जाएगा आरिज-ए-मुमालिक कहा जाएगा। आरिज मुमालिक यानी सेनापति कहा जाएगा। आइन उल मुल्क मुल्तानी इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति था जो बलबन का दोस्त भी हुआ करता था। खैर, बलबन के द्वारा गुप्तचर विभाग भी बनाया जाएगा जिसको दीवाने बरीद कहा जाएगा। इंटेलिजेंस सिपॉय डिपार्टमेंट बनाने का काम करेगा। साथ ही साथ बलबन के द्वारा लाल महल बनवाया जाएगा। लाल महल ध्यान रखिएगा, लाल किला नहीं, लाल महल। और ये लाल महल आप देख रहे होंगे तो ये आपको जो खंडहर दिख रहा है ऊपर वाला, ये जो आपको ऊपर वाला खंडहर दिख रहा है, ये लाल महल है जो कि बलबन के द्वारा बनवाया गया और इसी महल में बलबन का सिंहासन हुआ करता था। आगे चलकर इसी महल से अलाउद्दीन खिलजी भी रूल करेगा। अभी हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ये सब कुछ करता रहा। आगे चलकर बलबन के दरबार में एक बहुत बड़े विद्वान प्रवेश करेंगे जिनका नाम होगा बच्चों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो वही है। हाँ, हाँ, अमीर खुसरो वही है बेटा जिनको तोता हिंद कहा जाएगा। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी अपना सेनापति भी बनाने का काम करेगा। अपना सेनापति भी बना लेगा आगे चलकर। ठीक? बड़ा वाला बेटा मंगोलों के साथ लड़ाई करेगा जिसमें वो बच्चा मर जाएगा। मोहम्मद नाम का लड़का जो है वो मर जाता है। ठीक है? मोहम्मद नाम का लड़का जो है वो मर जाता है। बलबन अपने इस बच्चे के मरने के गम में बड़ा दुखी है और आगे चलकर उसकी डेथ हो जाती है। बलबन का जो मकबरा जिसे बलबन ने खुद बनवाना शुरू कर दिया था अपने ही जीवन काल में, ये जो नीचे आप देख रहे हैं चित्र, ये बलबन के मकबरे का चित्र है, जो भी अब एक खंडहर बन चुका है, दिल्ली में है। और अब बलबन का दूसरा बेटा जिसका नाम बुगरा खां है, उसे अगला गद्दी पर बैठाने का काम किया जाएगा। लेकिन बुगरा खां तो बंगाल का गवर्नर था। हाँ, बुगरा खां तो बंगाल का गवर्नर था और प्रभा बेटा अभी कुछ देर बाद तुम्हारे सवाल का जवाब दे देते हैं। 2 मिनट रुक जाना बेटा। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। ठीक, तो बुगरा खां बंगाल का गवर्नर बनेगा और वो कहेगा क्या कि मैं दिल्ली-विल्ली नहीं आऊँगा। तो बुगरा खां का बेटा है जिसको कैकुवाद कहा जाएगा, उसे गद्दी पर बैठाया जाएगा। लेकिन ये लड़का अफ़ीम ज़्यादा खाता है।
सर बलबन ने अपना बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स बेटा अपना मकबरा खुद ही बनवा लेते थे। उसे मालूम था, बलबन को जब उसका बड़ा वाला बेटा मर गया, तो उसे मालूम था कि अब कोई बनवाएगा नहीं, सब बच्चे नालायक हैं। तो एक काम करो, कम से कम अपने मरने के बाद वाली छत तो बनवा ही लो, ताकि मैं आराम से जब दफन हो जाऊँ, तो कम से कम मेरा एक मकबरा तो रहे। तो बहुत सारे रूलर्स ऐसे हुआ करते थे। अफ़ीम बेटा एक नशा होता है, अफ़ीम एक नशा होता है, मत जानो, उसको रहने दो। अफ़ीम जिसे इंग्लिश में बेटा ओपियम कहते हैं, अफ़ीम जिसे इंग्लिश में ओपियम कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा अफ़ीम खाया करता था और जिसकी वजह से आगे चलकर इसको लकवा, पैरालिसिस का अटैक पड़ जाएगा और जिसकी वजह से ये एक तरीके से मतलब एक बेकार राजा समझ लो। जिस राजा को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, वो तो बेकार हो गया ना। आगे चलकर कैकुवाद को मरवा दिया जाएगा और फिर शमसुद्दीन ट्यूमस नाम के एक छोटे बच्चे को, जो कि मोहम्मद का बेटा है, उसे गद्दी पर बैठाया जाएगा। लेकिन इस बीच आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के अंदर खिलजी वंश के लोगों का दबदबा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हाँ, खिलजी वंश का दबदबा बढ़ेगा और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा इन सबको मारते हुए, मरवाते हुए एक नए वंश को स्थापित किया जाएगा, जिसे खिलजी वंश कहा जाएगा। इस वंश का पूरा टेन्योर 30 साल का, लेकिन सबसे ज्यादा जिसे इंप्रेसिव रूल कहा जाएगा, वो आपको यहीं पर दिखाई पड़ेगा। जलालुद्दीन सिर्फ 4 साल के लिए रूलर बन पाए, ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। इनको बहुत ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। इनका भतीजा है जिसका नाम है अली गुरशास्प, इनका दामाद है जिसका नाम अली गुरशास्प, इनका भतीजा भी और इनका दामाद भी है, जिसे इतिहास अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर याद करता है। तो होगा क्या कि अलाउद्दीन खिलजी एक दिन मौका देख करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद के पास का कौशाम्बी वाला इलाका बनता है, वहां पर बुलवाएगा और वहां पर इनको मार करके वो दिल्ली में प्रवेश करेगा, बलबन के लाल महल में प्रवेश करेगा और खुद को सुल्तान डिक्लेयर करेगा। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा शासक नहीं है, लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी खड़ा कर देगा, उतना बड़ा साम्राज्य दिल्ली सल्तनत में फिर कोई नहीं कर पाएगा। दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक तौर पर सबसे सफल अधिकारी, सबसे सफल सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अब ऐसा नहीं कि उसको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, बहुत सुविधा थी, लेकिन पढ़ते ही नहीं थे, भग जाते थे। टीचर इस रूम से आता था, दूसरे रूम से भाग जाया करते थे। ठीक है ना? चलो भाई, दिमाग बहुत था इसके पास। तो अलाउद्दीन खिलजी, जिसका वास्तविक नाम अली गुरशास्प है, अपने चाचा को मारेगा, दिल्ली में प्रवेश करेगा। और एक और बात बताएं, चूंकि अपने चाचा को मारा तो दिल्ली की जनता का विरोध हो सकता है। अलाउद्दीन बड़ा होशियार है, बहुत दूर की चीजों को वो समझ लेता था। इसीलिए जब ये कड़ा मानिकपुर का गवर्नर हुआ करता था, तो इसने आक्रमण किया था देवगिरी पर और देवगिरी से ढेर सारा पैसा लेकर आया था लूट करके। तो जब ये दिल्ली का सुल्तान बनेगा, तो देवगिरी का पैसा दिल्ली की जनता के बीच में बंटवा देगा। दिल्ली की जनता के बीच में होता नहीं, वो सिक्के लुटा देना, पैसा बंटवा देना। हाँ, तो अब दिल्ली की जनता के बीच एक सर्वे करवाया जाएगा, जब पता करके आओ पहले वाला सुल्तान क्या वाला सुल्तान कौन अच्छा है। तो लोगों ने कहा देखो भाई, पहले वाला सुल्तान लिबरल तो था, उदार तो था, लेकिन ये वाला सुल्तान ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये पैसा देता है। फिर आप जानते ही हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया काम कर गया और यहीं से अलाउद्दीन अपने एक निरंकुश सत्ता को स्थापित करने वाला है। तो सुल्तान बनने से पहले काला मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद और कौशाम्बी का इलाका पड़ता है आपका, वहां का गवर्नर होगा। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खुद को सिकंदर ए सानी, एज लाइक अलेक्जेंडर, सिकंदर के जैसा अपने आप को घोषित करेगा, एक प्रकार से विश्व विजेता घोषित करने का प्रयास करेगा। वो एक अलग बात है कि ये कभी भी दूसरा मतलब होता नहीं, विश्व विजेता नहीं बन पाएगा। एक बात और गौर करिएगा, अलाउद्दीन इस्लाम धर्म को लेकर, अलाउद्दीन के जमाने में आप ये नहीं देखोगे कि अच्छा गर्दन पे तलवार रखो और तुम इस्लाम धर्म को कबूल करो, ये सब नहीं किया जाता था। इसका जो मेन टारगेट था, वो मैक्सिमम स्टेट और मैक्सिमम मनी को कन्वर्ट करना था। तो ये सब नहीं करता था, तुम इस्लाम में आ जाओ, ये करो। तो धर्म परिवर्तन का काम बहुत ज्यादा नहीं करता था, क्योंकि ये धर्म और राजनीति दोनों को अलग अलग रखा करता था। ये पूरा नाम है बेटा जरीन, ये पूरा नाम है। ठीक है, चलो भाई। और अलाउद्दीन को एक ही व्यक्ति समझा पाता था, और वो व्यक्ति था इसका मित्र, जिसका नाम अलाउल मुल्क था, जो कि दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था। बाकी से कोई नहीं समझा पाता था, बहुत अड़ियल रवैये का आदमी था। अब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठेगा तो इसके सामने बहुत सारी चीजें हैं। इसको इकोनॉमी में सुधार करना है, इसको आर्मी डिपार्टमेंट में सुधार करना है, इसको मार्केट कंट्रोल सिस्टम को भी चलाना, बहुत सारे काम करेगा। तो अलाउद्दीन एक बड़े भारत को जीतने के लिए, बड़ी सेना को रखने के लिए सबसे पहले इकोनॉमी रिफॉर्म करेगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो कि इकोनॉमी का रिफॉर्म करेगा। पहला सुल्तान जो कि दोआब में, गंगा यमुना के दोआब के इलाके में ये कर को बढ़ा देगा और कर को बढ़ाकर बच्चों से 50% कर देगा। ठीक है, उसे 50% कर देगा, जो कि पहले 30% हुआ करता था। हाँ, जो कि पहले 30% हुआ करता था। ठीक है ना? चलो भाई, तो कहीं ना कहीं ये कर को बढ़ाने का काम कर देगा, 50% तक लेकर आएगा। सब जगहों पर नहीं करेगा बेटा, सिर्फ दिल्ली के दोआब में करेगा। इसके अलावा ये कुछ छोटे कर, जिनको अबवाब बोला जाता है, अबवाब का मतलब होता है स्मॉल टैक्सेस, छोटे छोटे कर भी लगाएगा। एज लाइक हाउस टैक्स, एज लाइक ग्रेजिंग टैक्स, जिसे चारागाह का कहा जाता है। इस प्रकार के कर लगाकर वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाएगा। जब रेवेन्यू बढ़ेगा तभी तो सेना को बढ़ा पाएगा। साथ ही साथ जमीन की नाप जोख की अगर बात करें, तो जमीन की नाप जोख का भी काम यही करेगा। हुक्म में मसाहत, जो जमीन की नाप जोख के लिए सबसे पहला, तो ये आपका लैंड मेजरमेंट का सिस्टम हुआ करता था। जमीन को नापा जाएगा, जमीन को नापा इसलिए जाएगा क्योंकि उससे पता चलेगा कि वास्तविक जमीन कितनी, और वास्तविक जमीन कितनी तो वास्तविक कर कितना। पता चला 2 बीघा जमीन है किसी के पास, और वो हमसे बता देता है कि साहब हमारे पास तो 1 ही बीघा है, यानी सुल्तान को बताता हमारे पास तो 1 ही बीघा जमीन है। और जब 1 ही बीघा जमीन है तो 1 बीघे का वो कर देगा, मान लो 50 रुपया, 2 बीघे का 100 रुपया देना है, वो कहता साहब हमारे पास तो 1 ही बीघा है। तो अब वो 50 रुपये चुरा रहा है, तो उसने कहा कि आप जमीन नापेगा, कितनी जमीन, तो जमीन जब नापेगा तो पता चल जाएगा भैया इनके पास तो 2 बीघा था, इनको 100 रुपये का देना था। तो इससे वो रियल टैक्स को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। तो इस तरीके से इस पहली बार आप देखोगे लैंड रेवेन्यू के लिए लैंड मेजरमेंट का काम किया जाएगा। ये बहुत साइंटिफिक नहीं था, बहुत प्रॉपर नहीं था, इसमें समय समय पर मॉडिफिकेशन का काम होता रहेगा। जैसे जैसे मॉडिफाई किया जाएगा वैसे वैसे हम उसकी चर्चा आपसे करते चलेंगे। दीवान ए मुस्तखराज एक डिपार्टमेंट बनाएगा अलाउद्दीन, जिसका नाम होगा बचे हुए कर को वापस लेना। पैमाइश का मतलब होता है बेटा नाप जोख। पैमाइश का देखो यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी बेटा, लैंड मेजरमेंट, नाप जोख, नाप जोख कहा जाता है। तो देखो अब जैसे ही टैक्स बढ़ा देगा तो भैया ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास रखा हुआ है पैसा, कर बढ़ा दिया, अब हमारे पास पैसा नहीं है, रेवेन्यू ऑफिसर आ गए, लाओ या कर लो, बढ़ गया कर लो, अब हमारे पास तो नहीं, सब कुछ नहीं। तो अलाउद्दीन ने एक काम ये भी किया, उसने एक ऑर्डर पास कर दिया कि देखो भाई किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती मत करना, लोगों को इन्फॉर्म कर देना कि टैक्स बढ़ गया है। अभी तक आप 30 रुपए दे रहे थे, आपको 50 रुपए देना है। अभी फिलहाल कितना टैक्स दोगे, हम तो साहब 30 रुपए रखे हैं, ठीक है 30 रुपए दे दो, 20 रुपए तुम्हारा बकाया है जिसे नोट कर लिया जाएगा। अब 20 रुपए जो रिमेनिंग टैक्स है ये कब दोगे, साहब 2 महीने बाद दे देंगे, ओके। तो नोट कर लिया जाएगा कि फला आदमी, फला जगह का आदमी जो कि अपने रिमेनिंग टैक्स को आफ्टर 2 मंथ्स जमा करा देगा। लेकिन 2 महीने बाद जब मैं आऊंगा ना टैक्स लेने के लिए, तब ये मत कहना कि मेरे पास नहीं है, तब मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है ना? तो एक तरीके से जिसने टैक्स बढ़ाया लेकिन बहुत जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं किया, लेगा पूरा कर, लेकिन उसको इस तरीके से लेगा कि जनता को बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़ जाए।
अब देखो जैसे जैसे वो सेना बनाएगा, सेना बनाकर वो कहते नहीं वो सैलरी फिक्स करने का काम करेगा। हाँ, तो होगा क्या कि सैलरी फिक्स होते ही चीजों में होता नहीं व्यापारी बेईमान टाइप के होते देखिए आजकल जैसा नहीं हो रहा है। अभी अगर मैं पिछले हफ्ते की अगर बात करूं तो मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैंने देखा मध्य प्रदेश वगैरह से महाराष्ट्र के कुछ इलाकों से प्याज जो खरीदी जा रही है वो ₹1 ₹2 किलो खरीदी जा रही है। हम लोग जब बाजार में प्याज खरीदने जाते हैं तो पता चला कि वो 25 और 30 रुपए किलो मिल रही है और किसान को ₹1 मिल रहा है। ये बीच में गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये बीच में गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये बिचौलिया कौन है जो मार्केट को खराब कर रहा है? तो अलाउद्दीन ने इस बात का पता करवाया। ये पता कराओ भैया कि ये गड़बड़ कहाँ से हो रही है? अगर किसान ₹1 किलो बेच रहा है तो व्यापारी ₹5 किलो कर दे यार, ₹6 किलो कर दे। ये ₹20 करने का क्या मतलब हो जाता है? ₹25 करने का क्या मतलब इतना कहाँ से प्रॉफिट ले रहे हो यार? तो अब मार्केट कंट्रोल किया जाएगा और मार्केट कंट्रोल करने का काम शुरू किया गया बच्चों 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद। और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए दो महत्वपूर्ण काम किए गए। एक दीवानी रियासत डिपार्टमेंट बनाया गया। हाजी याकूब मलिक जो कि अलाउद्दीन का एक प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करता था, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि मार्केट में हर चीज का, इस चीज की कितनी लागत है, ये चीज अगर खरीदी गई तो कितने रुपए में बेची जानी चाहिए, बेचा जाए तो भाई देखो व्यापारी को भी प्रॉफिट मिले, जनता को भी बहुत ज्यादा बोझ ना पड़ने पाए, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखो, ये ऑर्डर पास किया गया। अब इसके लिए जगह जगह तमाम प्रकार की बाजार लगाई गई, जिनको शहनाई मंडी के द्वारा लीड किया जाता था। ये एक प्रकार का मार्केट इंस्पेक्टर हुआ करता था। आजकल भी होते हैं मार्केट इंस्पेक्टर। आप में से बहुत सारे लोग कल को जब पीसीएस अधिकारी बनोगे तो जो आप में लोअर पीसीएस अधिकारी बनेगा, लोअर वाला, वैसे तो आप सभी लोग प्रॉपर पीसीएस बनोगे, लेकिन मैं बात बता रहा हूं तो लोअर पीसीएस में एक होता है जिसको मार्केट इंस्पेक्टर कहा जाता है, जिसका काम होगा बाजार की देखभाल करना। बाजार की देखभाल का मतलब घटतौली कहीं तो नहीं हो रही है, कहीं मिलावट तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, इन सब की देखभाल करना। वो एक अलग बात है कि मार्केट इंस्पेक्टर आजकल बेईमान हो गया है, वो बहुत कुछ गड़बड़ करने लगा है। तो अब ये मार्केट इंस्पेक्टर नाम का अधिकारी बना दिया गया, जिसका काम होगा पूरी बाजार पर नियंत्रण करना और अगर कोई व्यापारी गड़बड़ कर रहा है, कम तोलना, मिलावट करना, तो भैया पकड़ लो, पकड़ करके उनको सजा दो। जितना आपने सामान कम तोला, उतना ही आपके शरीर से मांस काटा जाएगा। 100 ग्राम कम तौल दिया, 100 ग्राम काट लेंगे, 200 ग्राम कर दिया तो 200 ग्राम काट देंगे, यानी कुल मिलाकर। हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से मार्केट को एक अच्छे नियंत्रित नियंत्रित कर लिया गया। अब सेना को बड़ा बनाना है क्योंकि उसे हिंदुस्तान जीतना है, इसीलिए अलाउद्दीन ने पहली बार, ये पहला सुल्तान होगा जो कि परमानेंट आर्मी रखेगा। जरा जल्दी से मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, भारत का पहला राजा कौन था जिसने परमानेंट आर्मी रखा था? भारत का पहला राजा कौन था जिसके पास पहली परमानेंट आर्मी थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो व्यक्ति हुआ करता था बेटा, वो व्यक्ति हुआ करता था बिंबसार, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। बिंबसार याद आया? बिंबसार हर्यक वंश वाला, उसके पास पहली परमानेंट आर्मी थी। तब मैंने आप लोगों से कहा था मैं पूछूंगा भी। अब अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान होगा जिसके पास परमानेंट आर्मी होगी, एक बात। दूसरी बात, ये पहला सुल्तान होगा जो अपने सैनिकों को कैश पेमेंट देगा। कैश पेमेंट 19.5 टन का महीना, यानी कि लगभग लगभग 236 टन का एक साल का आपको दिया जाएगा। और देखो जब सैलरी मिलने लगती है ना तो आदमी धीरे धीरे उसकी परचेसिंग पावर भी बढ़ने लगती है, उसका इंपैक्ट बाजार पर पड़ने लगता है। घुड़सवार सेना को ध्यान में रखते हुए उसने एक व्यवस्था की और शुरुआत की थी बच्चों, जिसे दाग और हुलिया कहा जाता है। दाग यानी घोड़े पर एक प्रकार का सिंबल लगा दिया जाएगा और हुलिया मतलब चेहरा नोट कर लिया जाएगा, हुलिया का मतलब चेहरा नोट कर लिया जाएगा ताकि कोई गड़बड़ी ना की जाए। और अलाउद्दीन बलबन से भी क्रूर था, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो गर्दन काट देंगे, सीधी सी बात। बलबन वाला गर्दन काटने वाला कॉन्सेप्ट अलाउद्दीन के पास भी। अब अलाउद्दीन कई सारे सैन्य अभियानों को करेगा। इस क्लास को बच्चों आज यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है। अब इसके बचे हुए हिस्से यानी खिलजी वंश का बचा हुआ हिस्सा और प्लस, हाँ, और प्लस अगला हिस्सा हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा मुझे लगा थक रहे हैं, तो आज यहीं पर रोक देते हैं, कल हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक। प्रभा बेटा अपना सवाल तुम पूछ लो, प्रभा बेटा अपना सवाल पूछ लो। कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम ही नहीं, नहीं बेटा, कर हुआ, कर बढ़ाया गया सरिता, कर को बढ़ाया गया। मैंने ये नहीं कहा कर की शुरुआत हुई, मैंने ये कहा कर को बढ़ाया गया, टैक्स को इंक्रीज किया गया। बिल्कुल बेटा शिवा, बिल्कुल मदद करेगा बच्चे, बिल्कुल मदद करेगा।